कितना ज़रूरत है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर आप सभी अपने पास पेन और कागज़ रखे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ इसमें सीखने और समझने की बातें हैं। और अगर नहीं रखे हैं तो बाद में बहनें आपको मदद कर देंगी, जो क्या क्या रिकॉर्डिंग है वो आपको कुछ बता सकती हैं। ये हमारा डेली नीड्स है, ठीक है। हम सभी को पानी चाहिए, सभी को चाहिए, सभी को चाहिए। हम सभी को रोज़ नमक चाहिए, चीनी चाहिए, विटामिन्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तेल चाहिए। प्लास्टिक्स को बहुत यूज़ करते हैं, इसका देखेंगे क्या ड्रॉबैक्स क्या है इसमें। हम सभी को पानी चाहिए। सभी पानी पीते हैं? हाँ पीते हैं। कितना पीते हैं? 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, डॉक्टर का ये सलाह है और वो बहुत हद तक सही है। आज हमारा पानी अच्छा नहीं है, चाहे वो आरओ का पानी हो, चाहे वो कुएं का पानी हो, चाहे वो तालाब का पानी हो। पानी का गुण है टू फ्लो, बहना। हमने पानी को बॉटल में पैक कर लिया है और बॉटल में पैक होने के कारण पानी खराब हो गया है। पहले के टाइम में लोग रात में कॉपर के लोटा में पानी रखते थे, रात भर रखते थे, उसे फिर सुबह पीते थे। लेकिन आज वो सिस्टम हम बंद कर चुके हैं। उसके बदले क्या करते हैं, आरओ मशीन लगवा लिया है और आरओ का पानी पीते हैं। तो वाटर के बारे में सबसे पहले जल के बारे में देखेंगे कि जल हमारे लिए कितना, आज जो जल यूज़ कर रहे हैं कितना अच्छा है या उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नॉर्मल इसका फार्मूला H2O है, H2O होता है। पूरे वर्ल्ड में केवल 2 ऐसे कंट्री हैं जो पानी को क्लोरीन से साफ़ करते हैं। क्लोरीन समझते हैं सभी? कहीं वायरस हो जाए, कहीं गंदगी है, कीड़ा मारना है तो क्लोरीन का छिड़काव करते हैं, उसे DDT पाउडर कहते हैं। क्लोरीन वाइट पाउडर होता है। आप 26 जनवरी 15 अगस्त में झंडा के चारों तरफ उससे मार्क करते हैं तो उससे क्या होता है, कीड़ा मर जाएगा। तो पानी को साफ़ करने के लिए भारत और अमेरिका 2 ऐसा देश है जहां क्लोरीन से पानी को साफ़ करते हैं, उसे क्लोरीनेशन कहते हैं। इस क्लोरीनेशन के कारण पानी के अंदर का बैक्टीरिया तो मर जाता है, लेकिन जब वो पानी हम पिएंगे तो क्या हमारे अंदर का बैक्टीरिया ज़िंदा रहेगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। चूँकि उसमें क्लोरीन है तो उस क्लोरीन के कारण हमारे अंदर का बैक्टीरिया भी धीरे धीरे ख़त्म होता है और ख़त्म होने के बाद शरीर में प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट मेथड है पानी को साफ़ करने का ओजोनाइजेशन कहते हैं उसे, ओजोन के द्वारा साफ़ करते हैं। वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज़ में ओजोन से पानी को साफ़ करते हैं, लेकिन हमारे देश में केवल क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। चाहे हम छोटे शहर में हों, हम बड़े शहर में हों, दिल्ली जैसे डिस्ट्रिक्ट में हों, वहाँ भी क्लोरीन से ही पानी को साफ़ करते हैं। तो प्योरेस्ट फॉर्म पानी का क्या होगा? जो बारिश का जल है, रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। आज भी मधुबन में पहाड़ों पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में बड़े बड़े ड्रम रखे हैं और उसमें वो पानी, बारिश का पानी स्टोर करके रखते हैं। 3 मंथ 4 मंथ उसे पीते हैं। बारिश का पानी खराब नहीं होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। लेकिन आज जो मेरे पास पानी है उसे हम कैसे साफ़ करें, कैसे शुद्ध करें, इसको हम कैसे स्ट्रक्चर्ड करें, H2O जो फार्मूला है उस फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करें। तो जो भी आपके पास सप्लाई वाटर है, चाहे आप कुआं से पानी ले रहे हैं, हैंड पंप से ले रहे हैं, कुछ एरिया में कुछ केमिकल्स हैं मिट्टी के अंदर जिसके कारण पानी खराब है। इस एरिया में भी सेलेनियम नामक तत्व है और कुछ और ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि पानी हमारा डिस्चार्ज है, पानी हमारा ख़राब है। इस पानी को कैसे ठीक करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है घर में मिट्टी का बर्तन रखें। घर में मिट्टी के बर्तन में पानी को 8 घंटा 10 घंटा रखें। उस मिट्टी के मटका में आप एक कॉपर का प्लेट डाल दें या तांबे का लुटकी डाल दें, उसे 8 घंटा रात भर पानी में छोड़ दें। और अगर संभव है तो उस
कॉपर प्लेट के साथ सहजन की जो फलियां हैं, जो सहजन हम मार्केट से ख़रीदते हैं, उस सहजन के फलियों में जो सूखा हुआ बीज है उसमें से 4 बीज उस मटका में डाल दें। कॉपर का काम क्या है? जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में 4s2 और 3d1 में मूव करता रहता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करने के कारण जब हम पानी को मटका में या किसी चीज़ में रखेंगे तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो उसमें गंदगी है या वायरस है, वो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे बैठेगा, और जब वो नीचे बैठेगा तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन कॉपर का है वो उसे हिट करेगा और उसके बॉडी को ब्रेक कर देगा, मतलब वो वायरस को किल कर देगा, लेकिन वायरस अंदर बैठा रहेगा। किल है, ख़त्म हो गया, लेकिन वो अंदर रहेगा। इस पानी को आप मटका से ऊपर से निकाल लें लुटकी के द्वारा और यूज़ कर सकते हैं, नीचे का पानी फेंक दें, ये स्ट्रक्चर्ड वाटर है। लेकिन अगर आप उसमें बीज डालते हैं, सहजन की फलियों का सूखा हुआ बीज, तो सूखे हुए बीज का कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल था, जो मरे हुए बैक्टीरिया थे, वायरस थे, उस बॉडी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, मतलब वो पानी और क्लीन हो जाएगा और प्योर हो जाएगा। ये पानी को साफ़ करने का, शुद्ध करने का बहुत अच्छा तरीका है। आज हम आरओ सिस्टम को यूज़ करते हैं। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल का रिसर्च है कि आरओ सिस्टम के पानी से कैंसर के सेल्स बॉडी में बढ़ते हैं। आप कैसे माने? आप एक एक्सपेरिमेंट करें। घर में तुलसी का पौधा है तो 10 दिनों तक तुलसी के पौधे में आरओ का पानी डाल दें। 10 दिन के बाद पौधा मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि इस पानी में कहीं कुछ गड़बड़ है। जो जंगल के जानवर हैं, जो पालतू नहीं हैं, जो जंगली जानवर हैं, उसे आप आरओ का पानी देंगे तो वो नहीं पीता है, चूँकि जानवर का जो 3rd सेंस है, 6th सेंस है, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, उस पानी को नहीं पिएगा। तो पानी को शुद्ध करने का ये बहुत इजी तरीका है। पानी इसी तरीक़ा से शुद्ध करें और पानी को ऐसे ही पिएं। फिर भी आप चाहते हैं कि और अच्छा बनाना है तो ये जो मटका वाला पानी बाहर निकाले हैं, इसको सन चार्ज कर सकते हैं। किसी कांच के बॉटल में, बड़े बोतल में 5 लीटर में रख के दिन भर धूप में बाहर छोड़ दें ढक कर, वो सन से चार्ज हो जाएगा। और जब सन से चार्ज हो जाएगा तो पानी के अंदर कुछ और गुण उसके बढ़ जाएंगे। ये सन चार्ज वाटर धीरे धीरे पीने से बॉडी के सारे सेल्स सन चार्ज हो जाएंगे, और सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर सन चार्ज वाटर हम पिएंगे तो बॉडी में और जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अब जैसे कोई केमिकल है पानी में, तो उस केमिकल को हटाने के लिए हमें एंजाइम्स को यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मली किसी को इनडाइजेशन है, खाना नहीं डाइजेस्ट होता है, तो डॉक्टर उसे एंजाइम देता है पीने के लिए, लिक्विड देता है, सिरप, कहता है इसको पियो, इससे डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो ये जो एंजाइम्स हैं, इस एंजाइम्स को हम खुद बना सकते हैं। इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब हमारा बैक्टीरिया का क्लास होगा उसमें बताएंगे कि एंजाइम्स कैसे बनाना है और यूज़ कैसे करना है। स्किन का प्रॉब्लम उस एंजाइम से ठीक हो जाता है। सर में कुछ डैंड्रफ हो, सर में बाल बहुत उड़ रहे हों, बहुत खुजली लगता है, सोराइसिस हो गया है, एंजाइम से ठीक हो जाता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पानी का मेथड है। पानी को ऐसे हमें क्लीन करना है, ऐसे साफ़ करना है और इस पानी को पीना है। इस पानी वाले टॉपिक में किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। जी, ये गवर्नमेंट का काम है, ये हम नहीं कर सकते हैं। ये क्लोरीनेशन, चूँकि वो टंकी जो आपके सामने दिख रहा है उस टंकी में क्लोरीन से उसको साफ़ करते हैं, ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। लेकिन अगर इतने सारे लोग तैयार होकर कुछ नेता को अप्रोच करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पे वो क्लीनिंग चेंज हो जाता है। और किसी को कोई क्वेश्चन पानी से रिलेटेड है? बहन जी आवाज़ नहीं आ रही। कितना? 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप कम पानी पिएंगे तो किडनी फ़िल्टर कम करेगा, और कम फ़िल्टर करेगा तो किडनी को धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस उसका कम हो जाएगा। 3 लीटर कम से कम पानी ज़रूर पीना चाहिए।
एज के अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा दौड़ते भागते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पिएं, वो भी चलेगा। लेकिन पानी पीने का रूल ये है कि सुबह एक बार ज़रूर 2 गिलास 1 गिलास पानी पिएं। खाते वक्त पानी ना पिएं, नाश्ता से आधा घंटा पहले या खाना के आधा घंटा बाद ही पानी पिएं। बाकी जब प्यास लगे तब पानी ज़रूर पिएं। शाम में 6 बजे 7 बजे तक पानी पिएं। जिन्हें रात में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है वो रात में 7 बजे के बाद पानी ना पिएं, नहीं तो वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। लेकिन इस दौरान जितना संभव हो पानी पीना चाहिए। सहजन का ड्रम स्टिक होता है ना, फली मिलती है, सोजना या क्या जो भी आप, सूखा हुआ बीज उसका लेकर उसको डालना है। आज भी गांव में तालाब के किनारे सहजन का पेड़ होता है। जहां लोग तालाब से पानी भरते हैं वो सहजन का बीज उसमें जाता है ऑटोमेटिक और पानी को क्लीन करता है। ठीक है। और कुछ है पानी के लिए? हमारे बॉडी में 70% दिन भर, हाँ, जब धूप निकले बाहर डाल दीजिए, शाम तक रहने दीजिए। उस पानी को अगले दिन यूज़ करें, अगले दिन दूसरा बॉटल वहाँ रख दीजिए। ठीक है। सनचार्ज वाटर बहुत बेस्ट पानी है, बहुत बढ़िया पानी है। आपको खुद 1 मंथ के अंदर फील होने लगेगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, सर का प्रॉब्लम, नींद आने की समस्या, छोटी छोटी बातों में डर जाना, ये सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है नमक। सभी यूज़ करते हैं नमक? नहीं, नहीं, हाँ, ठीक है, सभी यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? गवर्नमेंट में बहुत बड़ा बड़ा ऐड दिया है, टाटा सॉल्ट, रिफाइंड सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, फ्री फ्लो सॉल्ट, ऐसे करके बहुत सारा नमक हम यूज़ करते हैं। कितने टाइप के नमक हैं? तो नमक होता है समुद्री नमक जो हम पहले यूज़ करते थे, रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं गुलाबी नमक, हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट काला नमक कहते हैं, आयोडाइज सॉल्ट जो मार्केट में मिल रहा है, फ्री फ्लो सॉल्ट जो आज भी मार्केट में एडवांस टेक्निक में मिल रहा है। आज एक और लाइट सॉल्ट आ गया, टाटा लाइट सॉल्ट भी मैं सुन रहा हूँ, वो भी आ गया है। आज से 30-40 साल पहले हम समुद्री नमक को यूज़ करते थे, सभी करते थे ना, बोरी में मिलता था। मुझे याद है मैंने 25 पैसे 15 पैसे नमक खरीदा था पर केजी। लेकिन जब से फार्मास्यूटिकल कंपनी ने देखा कि भारतीयों का किडनी बहुत स्ट्रांग है, इन्हें किडनी की कोई समस्या नहीं है, इन्होंने इसके ऊपर बहुत वर्क किया। और तो और भारत में जो मेगास्थनीज आए थे उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि भारतीयों का दांत, भारतीयों का बोन्स और भारतीयों का किडनी बहुत अच्छा है, 100 साल तक खराब नहीं होता है। तो उन्होंने इस पे वर्क किया कि कैसे इसे डैमेज करें और अपना हम पैसा बनाएं। उन्होंने देखा कि नमक बहुत इजी है, सभी घर में यूज़ होता है, हर खाना में खाते हैं, इसके ऊपर काम किया। आज से 30 साल पहले जिस समुद्री नमक को हम खाते थे, समुद्र के पानी को खेतों में क्यारी बनाकर सुखा देते थे, 30-40 डिग्री टेम्परेचर पर वो पानी सूख जाता था, नमक बन जाता था। उसे खुरच कर बोरी में पैक करके ट्रक से पूरे शहर में, पूरे देश में भेजा जाता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग नमक खा रहे हैं और नमक के कारण इनका किडनी बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने नमक के ऊपर कुछ जादू कर दिया। क्या किया? जिस समुद्री नमक में 80 तरह के खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उस नमक को वो फैक्ट्री में लेकर चले गए और फैक्ट्री में ले जाने के बाद उन्होंने कहा इस नमक को बॉईल किया। अब आप कल्पना करें कितने डिग्री पे बॉईल किया। नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर पानी का 100 डिग्री होता है, लेकिन इस पानी को उन्होंने 1100-1200 डिग्री पे बॉईल किया। आपके आसपास भी अगर कोई नमक बनाने वाली कंपनी है उसमें यही काम हो रहा है। 1200 डिग्री पे बॉईल करने के कारण नमक के अंदर के सारे मिनरल्स ख़त्म हो गए और केवल सिंगल सॉल्ट जिसे NaCl कहते हैं वो NaCl बच गया। और मेडिकल साइंस इसी सिद्धांत पे चलता है कि किसी भी सॉल्ट से अगर एक सिंगल सॉल्ट बाहर कर लो तो वो मेडिसिन बन जाएगा, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो जहर बन जाएगा। उन्होंने देखा सॉल्ट तो बना लिए, अब इसमें लालच देना है। लालच क्या दिया? उस समय कुछ लोगों को आयोडीन की कमी के कारण
यहाँ घेघा गला फूल जाता था। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया और कहा कि इसमें आयोडीन मिलाना है। अब कौन सा आयोडीन मिलाना है? नेचुरल नहीं मिलाया, फैक्ट्री में बना हुआ, कंपनी में बना हुआ वो आयोडीन मिलाया, और इस फैक्ट्री के आयोडीन के कारण वो नमक और विषाक्त हो गया। और इस नमक को बड़े बड़े स्टार के द्वारा ऐड करवा दिया, आयोडाइज सॉल्ट लो। और हम मनुष्य जो बहुत अपने आप को समझते हैं बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उस बड़े बड़े ऐड के प्रलोभन में उस नमक को लेना स्टार्ट कर दिया। और पिछले 30 साल में पूरे समाज में किडनी की बीमारी, डायलिसिस नामक काम बढ़ गया है। ये आप भी देख रहे हैं। अब ये जो आयोडाइज सॉल्ट है, ये करता क्या है? अंदर जाके नमक का गुण है मॉइस्चर को लेना। अगर आप यहाँ नमक, समुद्री नमक रख देंगे, धीरे धीरे वो गीला हो जाएगा। लेकिन आज का जो नमक है उसे यहाँ रखेंगे, वो गीला नहीं होगा, वो इसी तरह एकदम दानेदार पड़ा रहेगा। नमक को साफ़ करने में, दानेदार बनाने में, फ्री फ्लो करने में कम से कम 3-4 तरह के ऐसे केमिकल्स पड़ते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हमें बताया नहीं गया। फैक्ट्री वाले को पैसा मिला, ऐड करने वाले को बहुत पैसा मिला, खाने वाले पेशेंट बन गए, मेडिसिन वाले को पैसा मिल गया। फाइनली गया कौन? हम और आप चले गए। तो इससे बचना है। इससे अच्छा है समुद्री नमक अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सेंधा नमक खा सकते हैं। कौन सा सेंधा नमक? जो पत्थर के रूप में मिलता है, पाउडर वाला नहीं लेना है। अगर आपके घर में टाटा सॉल्ट पड़ा है तो आज घर जाने के बाद सबसे पहले उसे फेंकना है। भले अगले 2 दिन आप नमक ना खाएं, लेकिन टाटा सॉल्ट समझ में आ गया जहर है, इसे नहीं खाना है। अंदर जाकर ये क्या करता है? 1 ग्राम नमक, मुझे वैसे नमक कितना ज़रूरी है? दिन भर में 2.3 ग्राम नमक हमें दिन भर में चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के काम को करने के लिए। हम खाते कितना है? हम कम से कम 10 से 15 ग्राम नमक खाते हैं, मतलब 5 से 8 गुना ज़्यादा खाते हैं। अब अगर आप 2 रोटी रोज़ खाते हैं और 8 गुना खाएंगे ज़्यादा, मतलब 16 रोटी खाएंगे, तो क्या बॉडी ठीक चलेगा? बॉडी खराब होगा ही। नमक के साथ वही हो रहा है। ये नमक अंदर जाकर क्या करता है? ये जो हमारा किडनी है, इस किडनी के पास हज़ारों साल का प्रोग्रामिंग है। सेंधा नमक डालिए, ये समुद्री नमक खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप आयोडाइज सॉल्ट खाएंगे तो ये किडनी उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। कहता है पता नहीं कौन सा केमिकल है, क्या है, उसको वो छोड़ देता है और धीरे धीरे वो किडनी के ऊपर जमा होने लगता है और एक समय के बाद किडनी काम करना बंद कर देता है। क्यों बंद करता है? बिकॉज़ 1 ग्राम आयोडाइज सॉल्ट को डाइल्यूट करने के लिए बॉडी के सेल्स का, जो हमारा बॉडी में सेल है, इसमें 23 ग्राम फ्लूइड चाहिए, पानी नहीं चाहिए। बॉडी के सेल्स का 23 ग्राम फ्लूइड चाहिए और उस फ्लूइड से वो 1 ग्राम नमक डाइजेस्ट होगा। अब इतना फ्लूइड तो मेरे पास है नहीं, तो धीरे धीरे किडनी सिकुड़ जाता है, सूख जाता है और डॉक्टर कहते हैं आपको किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, डायलिसिस कराना पड़ेगा या कुछ दिन दवाई खाना पड़ेगा। एक बार दवाई खा के देखें, नहीं तो कुछ दिन के बाद डायलिसिस करना पड़ेगा। ये कभी नहीं कहेगा कि आयोडाइज सॉल्ट छोड़ दो या मत खाओ। अब खाना क्या है? तो आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेकर हमें सेंधा नमक पत्थर वाला खाना है। उस सेंधा नमक में 87 टाइप के मिनरल्स हैं। जितने मिनरल्स हम खोज रहे हैं वो सारा समुद्री नमक में है या नहीं तो आयोडाइज सॉल्ट में, उसमें है, सेंधा नमक में है। इसे पत्थर वाला खरीद कर लेना है। कैसे पता करें कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप में से जिस किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, अगर किसी दिन अचानक बढ़ जाए, डॉक्टर कहते हैं ब्लड प्रेशर वाले को नमक नहीं खाना है। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए साथ में। अगर अचानक किसी दिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो कांच के ग्लास में 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 गिलास पानी और थोड़ा सा नींबू डालकर पी लें। आधे घंटे में ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर घटा हुआ है तो वो नॉर्मल हो जाएगा।
फिर आपको समझ में आएगा कि सेंधा नमक कितना अच्छा है और इससे मुझे क्या क्या फ़ायदा है। तो घर में टाटा सॉल्ट पैकेट वाला एक भी सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। इसमें लिखा है फ्री फ्लो के लिए एंटी केकिंग एजेंट 551 मिलाते हैं और एक क्रिस्टल मॉडिफायर मिलाते हैं जो पोटासियम फेरोसाइनाइड है। और पोटासियम फेरोसाइनाइड क्या करता है? हाइड्रोजन साइनाइड गैस, साइनाइड एक जहर होता है, पेट में बनाता है। अगर हम जहर को अंदर लेंगे तो शरीर अच्छा नहीं रहेगा, शरीर में डिस्टरबेंस होगा ही। लेकिन इग्नोरेंस के कारण आज तक किसी ने बताया नहीं, हम बहुत धुआंधार यूज़ कर रहे हैं। तो आज के बाद क्या करना है सभी को? नमक चेंज करना है। करेंगे सभी? हाँ या ना? सभी को करना है। इसमें कोई ज़्यादा खर्च, कोई फ़र्क नहीं है, सेम प्राइस का है। जिस प्राइस का आयोडाइज सॉल्ट है उसी प्राइस का सेंधा नमक है। शुरू के 10 दिन मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप 200 आदमी दुकान पर जाएंगे, मुझे सेंधा नमक ही चाहिए, पत्थर वाला ही चाहिए, सेंधा नमक चाहिए, तो दुकान वाला फिर मंगाना स्टार्ट करेगा और फिर वो रखना शुरू करेगा। फिर धीरे धीरे ये जो फैक्ट्री का नमक है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है? तो ज़रूर करना है, इससे आप हेल्दी रहेंगे। 365 दिन खाना है, किसी दिन दूसरा नमक नहीं लेना है। नहीं मिले समुद्री नमक खा सकते हैं जो गाय को या जानवर को खिलाते हैं, या नहीं तो पिंक सॉल्ट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पत्थर वाला ही सेंधा नमक लेकर आएँ। इस नमक में किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। रॉक सॉल्ट, ब्लैक काला नमक खा सकते हैं। पत्थर में जो मिलता है काला नमक, वो काले कलर का होता है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन खाना में उसको रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते, टेस्ट के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि उसमें कुछ और क्वालिटी है। और कुछ पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है ये ओरिजिनल है तो। उसे हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट सेंधा नमक ही होता है। उसमें से जो पत्थर ज़्यादा पिंक होता है उसे वो अलग कर लेते हैं और जो थोड़ा वाइट होता है उसे अलग कर लेते हैं। क्या 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 कह रहे हैं? हाँ, वही बोल रहे हैं कि पत्थर वाला जब आप दुकान वाले को बोलेंगे तो 1-2 बार तो मना करेगा, लेकिन फिर वो मजबूर हो जाएगा मंगाने के लिए, तो फिर वो मंगा के रखेगा। शुरू में नहीं मिलेगा। ठीक है? तो आपको कहीं से मंगाना पड़ेगा। और कुछ बोलिए। रॉक सॉल्ट, उसी को सेंधा नमक कहते हैं। रॉक सॉल्ट जो है ना, जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे बहुत पहाड़ हैं, उसमें ये पत्थर की तरह नमक मिलता है, उसे ही रॉक सॉल्ट कहते हैं, वही सेंधा नमक होता है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा, आपने शोले पिक्चर देखा है क्या? एक डायलॉग आता था ना, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो वो कहता है कि लो अब गोली खा। तो उस समय तो वो गन दिखाता है, लेकिन अब गोली क्या है? ये वाला डॉक्टर कहता है कि लो अब ये गोली खाओ, और वही हम कर रहे हैं। इसीलिए इस टाइप के सारे सॉल्ट को बंद करना है, नहीं तो फिर ये गोली आपको ज़रूर खाना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा चीनी। नॉर्मली हर घर में यूज़ होता है, सभी यूज़ करते हैं, लेकिन आज का जो चीनी है वो बहुत अच्छा नहीं है। अब मैं कुछ चीज़ों को कह रहा हूँ कि नहीं खाएं, मैं बदले में सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ कि नमक के बदले ये नमक यूज़ करें, पानी को ऐसे रिफाइन कर लें, ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीनी है। 1990 में एक रिसर्च आया कि चीनी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। रिसर्च क्या आया कि चीनी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो जितनी चीनी बनाने वाली कंपनी थी वो बहुत डर गई कि अब तो चीनी बिकना बंद हो जाएगा, तो उन्होंने बहुत पैसा देकर रिपोर्ट को दबा दिया और एक फॉल्स रिपोर्ट बनवाया। फॉल्स रिपोर्ट क्या बनवाया कि तेल खाने से, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन वो रिपोर्ट आज भी, रिसर्च पेपर आज भी है। आप अगर गूगल में बहुत अच्छी तरह सर्च करेंगे तो कुछ देर के बाद वो भी दिखेगा कि चीनी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब आज जो हम चीनी खाते हैं,
उसमें और पहले के चीनी में क्या फ़र्क है। सेम वही 30-40 साल पहले चलें, चीनी कैसा मिलता था, बहुत पाउडर वाला मिलता था, चींटियों से भरा हुआ, थोड़ा सा गीला गीला भी रहता था, और उस चीनी को मुंह में लेते थे तो मुंह में तरावट आ जाती थी, पानी से भर जाता था मुंह। अभी का चीनी लेकर मुंह में देखें, आपको थूक बार बार निकाल के उसको गीला करना पड़ेगा, मुंह सूख जाता है। मतलब फ़र्क यहीं से समझ में आएगा कि कुछ अंतर हो गया है। तो पहले के चीनी में सब कुछ थे, मैग्नीशियम था, जिंक था, आयरन था, मैंगनीज था, कैल्शियम था। लेकिन जब से चीनी को हमने रिफाइंड कर दिया, फैक्ट्री में बहुत कुछ डालना स्टार्ट किए, केमिकल डाल के उसको क्रिस्टलाइज कर दिए, दानेदार बना दिए, वाइट बना दिए, तब उस केमिकल के कारण उसके सारे प्रॉपर्टीज़ जो चीनी के अंदर पहले था वो सब ख़त्म हो गया। आज का चीनी क्या है, अगर इस चीनी को आप खाएंगे तो इस चीनी को डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, मसल्स और बोन्स के कैल्शियम को वो एक्सट्रैक्ट करता है, खींचता है, इसलिए मसल्स वीक हो जाते हैं। अभी बहुत सारे भाई बहन बैठे थे जिन्होंने कहा कि मुझे हर्निया हो गया है, मुझे पाइल्स हो गया है। रीज़न क्या है, चीनी खाने के कारण मसल्स वीक हो जाते हैं, और मसल्स वीक हो जाएंगे तो मसल्स का जो इलास्टिसिटी है, लचीलापन है, वो ख़त्म हो जाएगा, और मसल्स स्टिफ हो जाएंगे, हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होगा तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो चीनी, आज का चीनी मुझे नहीं खाना है। अब हम देखते हैं कि हम दिन भर में चीनी खाते कितना है। नॉर्मली सभी लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग हैं जो आज थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं, चाय नहीं पीते हैं। एक बार चाय पीने में 1 चम्मच चीनी तो कप में डालेंगे या नहीं डालेंगे। 1 चम्मच चीनी का मतलब 5 ग्राम है। अब उस 1 कप के बाद शाम में दोबारा 1 कप पीते हैं, मतलब 2 कप नॉर्मली सभी लोग पीते हैं, मतलब 10 ग्राम चीनी ज़रूर कंज्यूम करते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि चाय ऐसे नहीं पीना, उसके साथ कुछ ऐसे डिप 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 करना। क्या करना, बिस्किट के साथ खाना। आप चाहे शुगर फ्री बिस्किट ले लें या कोई सा बिस्किट ले लें, ग्लूकोज़ का बिस्किट लेंगे, जो नॉर्मल ग्लूकोज़ का बिस्किट मिलता है, एक बिस्किट में लगभग 7 ग्राम ग्लूकोज़ होता है। शुगर फ्री वाले एक बिस्किट में लगभग 11-12 ग्राम ग्लूकोज़ होता है। या आपको नहीं पता है, वो इंडस्ट्रियल ग्लूकोज़ है, वो अंदर जाके आपको बहुत लॉस कर रहा है। तो कम से कम 2 बिस्किट तो चाय में डालेंगे, मतलब 15 ग्राम सुबह के चाय में, 15 ग्राम शाम के चाय में ग्लूकोज़ डालेंगे। अब 10 ग्राम चाय में और 30 ग्राम बिस्किट में आ गया, 40 ग्राम हो गया। अब हम लोग जिस एरिया के हैं, खाना खाने में मीठा ज़रूर खाते हैं, कुछ मीठा तो चाहिए। कभी खीर खाएंगे, कभी हलवा खाएंगे, कभी रसगुल्ला खाएंगे, कुछ ना कुछ खाते हैं। और अगर रसगुल्ला खाएंगे तो एक रसगुल्ला गुलाब जामुन में 30 ग्राम ग्लूकोज़ मिलता है, सफ़ेद वाले में 20 ग्राम मिलता है, हलवा में भी 20 ग्राम ग्लूकोज़ मिलता है। तो मतलब कुल मिला के दिन भर में 50, 60, 70 ग्राम हम ज़रूर खाते हैं, और हर घर में खाते हैं। चूँकि हमारा आदत है, पहले चीनी अच्छा था तो हम फ्री होकर खाते थे, लेकिन आज का चीनी खराब हो गया है। इसीलिए मेजॉरिटी लोगों को जॉइंट्स में पेन हो रहा है। इसीलिए आज समाज में नमक और चीनी के कारण इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। लोग अपने टाइम पर एडल्ट नहीं बन पा रहे हैं और डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो इस चीनी से बॉडी में जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है वो मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं। अब अगर हम 70 ग्राम या 50 ग्राम मान लें, 70 ग्राम छोड़ दें, 50 ग्राम चीनी रोज़ ग्लूकोज़ या शुगर एक्स्ट्रा लिया तो बॉडी में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा वो जानना ज़रूरी है। साइंस कहती है कि 1 ग्राम चीनी को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे मेरा वेट लगभग 85 kg है, मेरे बॉडी से अगर ब्लड निकालेंगे तो 6 लीटर ब्लड निकलेगा। ये जो पानी वाला बोतल होता है ना 1 लीटर का, उससे 6 लीटर ब्लड निकलेगा। उस 6 लीटर ब्लड को इस शरीर में अच्छी तरह काम करने के लिए 6 ग्राम ग्लूकोज चाहिए। 5 लीटर ब्लड को 5 ग्राम चाहिए। जिसका 70 kg वज़न है 5 लीटर ब्लड है, जिसका और कम है 60 kg है या 50 kg है तो 4 लीटर ब्लड है, 4 ग्राम ग्लूकोज चाहिए।
अब ये 4 ग्राम या 7 ग्राम या 6 ग्राम ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? हम जो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, इससे ये हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और बॉडी में फैक्ट्री लगा हुआ है, उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और वो ग्लूकोज मेरा बॉडी में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर हम 50 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं तो क्या होगा? साइंस कहती है 1 ग्राम शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए 15 मिनट वॉकिंग करना ज़रूरी है या 7 मिनट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर हमने 50 ग्राम ग्लूकोज एक्स्ट्रा लिया है तो लगभग 750 मिनट वॉकिंग करना ज़रूरी है। मतलब सुबह 7 बजे उठें, पैदल चलना शुरू करें, रात के 7:30 बजे तक चलें, घर आ जाएं, दोबारा चीनी खा लें, डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या ये संभव है? 12 घंटा कौन कौन चलते हैं? कोई नहीं चलते। या नहीं तो 7 मिनट एक्सरसाइज मतलब 105 मिनट, लगभग 1.25 घंटा एक्सरसाइज करना है, कोई नहीं करते हैं। अब अगर अंदर चीनी है तो क्या करेगा? अब हमारा जो बॉडी है बहुत स्मार्ट है, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। अगर चीनी हमने एक्स्ट्रा लिया तो पहले वो सबसे पहले हमारे ब्लड में जाएगा। अब अगर ब्लड में चला गया तो मेरा शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। डॉक्टर कहेगा आपको ब्लड शुगर हो गया, आपको डायबिटीज़ हो गया है। अब ब्रेन मेरा स्मार्ट है, कहता नहीं ब्लड में नहीं भेजना है, इधर हार्ट में भेज दिया। हार्ट में भेज दिया एक्स्ट्रा चीनी को तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा और हम डॉक्टर के पेशेंट बन जाएंगे। हमारा ब्रेन कहता है नहीं नहीं हार्ट में नहीं, इधर दिमाग में भेजना है, तो दिमाग में भेजना है, अल्जाइमर हो जाएगा, एपिलेप्सी हो जाएगी, नींद की समस्या होगा, ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, अटैक हो सकता है। अगर ब्रेन में नहीं गया, जॉइंट्स पे चला गया तो जॉइंट्स में चीनी जाके जमेगा और ऑर्थराइटिस हो जाएगी। डॉक्टर ये नहीं कहेगा चीनी खाना बंद कर दो, डॉक्टर कहेगा आपको तो ऑर्थराइटिस हो गया है, कैल्शियम की और गोलियां देना स्टार्ट कर देगा। मतलब पहले से हड्डियां जाम है और जाम हो जाएगा। लेकिन माइंड हमारा सेट है ना कि डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है तो ठीक हो जाएंगे, इसलिए हम खाते हैं। तो चीनी हमें बंद करना है, नहीं खाना है। किसे लेना है? अप टू 18 ईयर्स, 20 ईयर्स जो स्टूडेंट हैं, बाहर खेलते कूदते हैं, वो चीनी खा सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेशन में। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो बहुत सारा खिला दें। आज का चीनी बहुत विषाक्त है, बहुत ख़तरनाक है। अब कुछ लोग पूछते हैं अगर चीनी नहीं लें तो क्या लें? मैंने बताया कि चीनी की ज़रूरत बॉडी को नहीं है, लेकिन एक हैबिट बना हुआ है। तो फिर लोग पूछते हैं कि क्या गुड़ खा सकते हैं? गुड़ भी उसी गन्ने का बना हुआ है और गन्ना को पैदा करने में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, 1 मंथ पानी में खड़ा रहता है गन्ना, तो उसको सड़ने से बचने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डालते हैं, वो सारा उस गन्ना में ही जाता है। इसीलिए ना लें तो बेटर है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई कुछ तो चाहिए, तो इस एरिया में खजूर का गुड़ मिलता है, खजूर का गुड़ खा सकते हैं, लेकिन शुद्धता की जांच आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज बिना शुद्ध किए उसे खाना ठीक नहीं है। तो ये हमारे चीनी का कार्यक्रम है। चीनी छोड़ देना बेस्ट है, फिर भी लगता है कि थोड़ा बहुत तो डॉक्टर के पास जाना है तो कुछ खा सकते हैं, चूँकि डॉक्टर से भी हिसाब किताब है, उसे भी पैसा देना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीनी के ऊपर किसी को क्वेश्चन है, डाउट है तो कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, जो पहले के टाइम का गन्ना था उसमें आयरन मिलता था, हमें मैग्नीशियम मिलता था, जिंक मिलता था, मैंगनीज़ होता था। लेकिन आज जो प्रोसेस कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट करने का और बनाने का, उसमें ये सब ख़त्म हो जाता है। उसे फ्री फ्लो बनाने के लिए, वाइटनेस बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं। जल्दी बॉयल हो जाए, जल्दी पानी का मॉइस्चर न लगे, मुंह में डालने पे गीला ना हो, ये सब डालने के लिए अलग अलग केमिकल डालते हैं। जल्दी सड़े नहीं, 2-2 साल 3-3 साल चीनी में कीड़ा नहीं लगेगा। और तो और आपको और एक्सपेरिमेंट करना है तो आपके घर का कोई नेचुरल अनाज है, अगर कोई नेचुरल ऐसा चीज़ है, उसे आप ज़मीन पे छींट दें और बगल में ही आज वाला चीनी छींट दें,
चींटी उस अनाज को पहले खाएगी, चीनी को बाद में ले जाएगी। इससे भी आपको समझ में आएगा कि चींटी हमसे स्मार्ट है, वो उसे पहले नहीं खा रही है। और हम बहुत बुद्धू हो गए हैं, चूँकि आउटर वर्ल्ड में हमने बहुत कुछ किया है, इनर हमारा क्लीन हो गया है। ठीक है, रामदेव साहब का बूरा जो है, क्या उसको कहते हैं, गुड़ का जो पाउडर मिलता है वही, हाँ, वो कुछ हद तक मधुरम नाम है एक का, जो पैकेट मिलता है गुड़ का। हाँ, एक बूरा भी मिलता है, लेकिन ये बूरा या मधुरम सारा उसी गन्ना का प्रोडक्ट है। ठीक है, आज से 8 साल 10 साल पहले तक रामदेव जी का प्रोडक्ट फिर भी अच्छा था। आज रामदेव जी बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, सब कुछ बना रहे हैं। आप देखें घी कितना पड़ा हुआ है, क्या इतनी गाय है मार्केट में कि घी बन जाए? हर चीज़ सरसों जितना पैदा हो रहा है, उससे पूरे भारत के लोगों को तेल मिलना संभव नहीं है। लेकिन आज इतना तेल है कि जब चाहे हम किसी को दान कर सकते हैं और एक्स्ट्रा खरीद के रख सकते हैं। तो ये सारा बहुत बड़ा गेम चल रहा है, जिसे जब तक मैं नहीं समझूं तब तक कोई नहीं बताएगा दूसरा। इसीलिए अपनी आँख पे अपने ऊपर फेथ करें कि क्या ये सही चीज़ है या नहीं है। ताल मिश्री जो धागा वाला है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि चीनी की ज़रूरत हमें नहीं है, न लें तो बेटर है। और जिन्हें जॉइंट्स का पेन है, जिन्हें कोई डिजीज़ है, वो तो गारंटी से न लें, उनके लिए तो बहुत बड़ा वो खतरा है। बाकी चॉइस आपके पास है, पैसा है ज़रूर लें। डॉक्टर का क्लिनिक, डॉक्टर का हॉस्पिटल खुला हुआ है, चक्कर लगाना स्टार्ट करें, ज़िंदगी भर चक्कर लगाएं, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या चीज़? हाँ जी, हनी। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ठीक है, अभी बताते हैं, समझ गए। एक भाई ने पूछा कि अगर हनी लेना है, शहद, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी होती है, उसकी संख्या बिल्कुल 0 हो गई है, बचा नहीं है। तो किसी जगह अगर मधुमक्खी बेचने वाला छतरी उतार के, छत्ता उतार के भी आपको बोले कि मधुमक्खी है, अगर आपने उसे उतारते हुए देखा है तब उसका मधुमक्खी ले सकते हैं, नहीं तो मधुमक्खी का छत्ता या जो शहद मिल रहा है वो कहीं से अच्छा नहीं है, वो केवल केमिकल्स और चीनी है। न लें, आपका इसी में भलाई है। इसीलिए कोई सा भी चीनी का प्रोडक्ट जो मार्केट में मिल रहा है उसे ज़रूर अवॉइड करें। इसी में आपको संतुष्टि मिलेगी। पहले 2 दिन लगेगा डिस्टरबेंस, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आया है हॉर्लिक्स के बारे में कह रहे हैं। हॉर्लिक्स मैंने सुबह वाले क्लास में बताया था कि MRP, M मतलब मिल्क, R मतलब रिफाइंड और P मतलब पैक्ड। कोई सा भी जो पैक्ड फूड है वो हमारे लिए नहीं है, वो कंपनी के लिए है। हॉर्लिक्स 400 रुपये किलो मिलता है। क्या होता है, हम जो तेल बनवाते हैं सरसों का, उसका जो खल्ली बचता है, उस खल्ली से हॉर्लिक्स बनता है। उसका वो बेस है, बाकी सारे उसमें केमिकल्स हैं। तो आप ऐसे उस खली को पाउडर बना के बच्चे को खिलाएं, ज़्यादा बेटर है। लेकिन हॉर्लिक्स से फ़ायदा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैसे फ़ायदा होता है? टीवी में ऐड आता है, IMA, कौन सा बॉय कहता है, IMA कॉम्प्लान बॉय, या बॉर्नवीटा पी के ऐसे दिखाता है। माइंड में सेट हो गया है, मन से एक्सेप्ट कर लिए कि बॉर्नवीटा पिएंगे ताकतवर हो जाएंगे। पहले कोई हॉर्लिक्स, कोई बॉर्नवीटा नहीं था। हम घर के खाना से पूरी तरह संतुष्ट थे और हेल्दी थे। लेकिन आज अलग अलग केमिकल्स डाल के बहुत सारे चीज़ बनाए गए हैं जो कहीं से अच्छा नहीं है। और बताइए, बिना चीनी का बने तो ठीक है, मिठाई खा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब तो बीके ही हैं, वो सब सुन रहे हैं कि चीनी अच्छा नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, अब जैसे अब आप अमृत पिलाते हैं, उसमें तो डाल रहे हैं चीनी,
बस वही अमृत पी के सब खुश हो जाएंगे। बाकी कुछ और खिला दीजिए, आम खिला दीजिए, अंगूर खिला दीजिए, कोई और फ्रूट खिला दीजिए, सलाद खिला दीजिए, स्प्राउट्स खिला दीजिए, लोग हेल्दी हो जाएंगे। धीरे धीरे उनके अंदर ये फीलिंग आएगी कि सेंटर वाले भी हमारे लिए बहुत केयर करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि सेंटर वाले भी चीनी को कम कर दें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? डायबिटीज़ का कारण शुगर नहीं है। हमारे हर थॉट का हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अभी मैंने जिनसे जिनसे सुना, अभी लगभग 10-15 लोग मेरे पास आए थे कि शुगर हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है, लेकिन सच मानिए उनमें से किसी के पास मुझे नहीं लग रहा है कि शुगर बढ़ा हुआ है। वो केवल डॉक्टर ने बोल दिया, मेडिसिन स्टार्ट कर लिए और उस चंगुल में फंस गए हैं। पेट में जो हमारा पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज इंसुलिन निकालना कम कर देता है। अब इंसुलिन का काम क्या है? हम जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अंदर जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सेल्स को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। अब यहाँ से ग्लूकोज यहाँ तक आएगा कैसे? उसके लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन एक कार है, उस कार पे चीनी को, शुगर को बिठाता है और ले जाता है सेल्स तक, उसके अंदर इंजेक्ट करता है और वापस आ जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो पेट संबंधी जो शिकायत है, इसका मुख्य कारण जो थॉट है, थॉट में बहुत गुस्सा है, इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है, उदासी है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खराब होता है। लोग कहते हैं कि मीठी बानी बोलिए, लेकिन अगर आप मीठी बानी नहीं बोल रहे हैं तो अंदर का जो मिठास है वो मीठा नहीं करके आप जहर उगल रहे हैं, तो अंदर भी आपका मीठा ख़त्म हो जाएगा। और ये भगवान का या नेचर का रूल है कि जिस चीज़ को आप मिसयूज़ करेंगे वो धीरे धीरे आपके बॉडी में प्रॉब्लम में आ जाएगा और चीनी आपके पास बंद हो जाएगा। इसलिए शुगर होता है। जो हम रिफाइंड प्रोडक्ट खा रहे हैं, हम मैदा खा रहे हैं, हम ऐसे बहुत सारे चीज़ खा रहे हैं जिसमें डायोक्सिन है, और इस डायोक्सिन के कारण लीवर, पैनक्रियाज, किडनी सब धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो शुगर का कारण केवल ये नहीं है। अब जैसे मैंने सुबह भी बताया, अगर आपको अचानक फीवर हो जाए तो फीवर में क्या होगा? बॉडी, कोई वायरस आ गया, फीवर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा वायरस से लड़ने के लिए। उस समय अगर आप डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर गलती से ब्लड टेस्ट किया तो शुगर बढ़ा हुआ आएगा। चूँकि एनर्जी बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। अब अगर ग्लूकोज बढ़ा हुआ आएगा तो डॉक्टर कहेगा बुखार को बाद में ठीक करेंगे, पहले तो आपको डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, इसके लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो डायबिटीज़ का गोली खिला देगा। इसे डिज़ीज़ मॉन्जरिंग कहते हैं, मतलब डिज़ीज़ पैदा करना। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास करें, उन चीज़ों को ना खाएं जो हमारे लिए डायरेक्ट नेचर से नहीं आ रहा है। अगर भाया 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 आ रहा है उसे ना खाएं। जितना नेचर के चीज़ को खाएंगे इतना नेचुरल होते जाएंगे, और अगर उसमें कुछ पेस्टिसाइड हैं तो एंजाइम से उसे हम क्लीन कर लेंगे। और बताइए, आम किसी भी फल को खाने से एम्प्टी स्टमक शुगर नहीं बढ़ता है। फल में अंगूर हो, आम हो, केला हो, चीकू हो, जितने मीठे फल हैं उसमें दो तरह का चीज़ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। 70 to 80% फ्रुक्टोज है, 20 to 30% ग्लूकोज है। अगर 1 किलो आम खाते हैं तो बॉडी में ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। आपको चेक करना है, कल चेक कर लीजिए। जिनके घर में ग्लूकोमीटर है, 1 किलो आम खाएं, 2 घंटे के बाद चेक करें, पहले चेक करें और बाद में करें। आप मुझे बताएं शुगर लेवल कम हुआ या नहीं हुआ। खाली पेट खाना है, खाना खाने के बाद नहीं खाना है। जिन किसी को डायबिटीज़ है उन्हें फ्रूट्स ज़रूर खाना है, लेकिन तुरंत जाकर डॉक्टर को नहीं बताना है, नहीं तो डॉक्टर आपको बांध के हॉस्पिटल में रख लेगा, घर वाले को फ़ोन करेगा, इनका तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इनको तो पैनक्रियाटिक अटैक होने वाला है, हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है। आपको क्या पता है क्या हुआ है? चूँकि डॉक्टर समझ गया कि अब ये मेरे चंगुल से बाहर हो जाएगा,
कैसे माया वो हमारे ऊपर वार कर रही है, अंत के समय में और जोर लगा रही है, किसे हम पवित्र नहीं बनने देंगे। तो अगर मुझे पता चल जाए तो हमें इससे बचना है। तो किसी भी मीठा फल को खा के शुगर नहीं बढ़ता है। ये हम लोगों ने 2300 लोगों के बीच में एक बहुत बड़े स्टेज पे एक प्रोग्राम किया था। मीठा खिलाकर, आम खिलाकर 2 घंटे के बाद टेस्ट किया, 40 mg वो शुगर लेवल घट गया था। तो लेकिन चीनी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और आम नेचुरल है। पपीता, आम, केला, चीकू ये सारा नेचुरल चीज़ है। इसे खाकर बॉडी हेल्दी होगा। और कोई आगे चलें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मदर अपने प्रेगनेंसी के टाइम में 9 मंथ चीनी नहीं खाएंगी और बच्चे के जन्म होने के बाद 2 साल तक चीनी नहीं देगी, उस बच्चे का दांत 70 साल तक कभी खराब नहीं होगा। ये बहुत बड़ा रिसर्च है। ये सारा जो भी आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ, सभी का मेरे पास कुछ डेटा है, इस आधार पे कह रहे हैं। तो इसको ज़रूर ऑप्ट करें, इसको ज़रूर एडॉप्ट करें और इससे देखें कितना फ़ायदा है। नेक्स्ट आ रहे हैं, आज हम सभी के बीच कैल्शियम की कमी हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज़ हमने चीनी खाया था, मसल्स के बोन्स के कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मसल्स पे बोन्स पे जाके जम गया, हड्डियाँ मेरी टाइट हो गई, आर्थराइटिस हो गया। इस कैल्शियम को कैसे सेट करें, कैसे हम इसको बैलेंस करें? डॉक्टर क्या करता है, कैल्शियम की बड़ी बड़ी टैबलेट्स देता है। क्या है वो? CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, केमिकल है, डायोक्सिन है। क्यों फ़ायदा करता है कुछ समय? बिकॉज़ माइंड को सेट हो गया, लेकिन उससे और हड्डियों की समस्या बढ़ जाती है। अब आप ध्यान से समझें, जो यहाँ माँ बैठी हैं, अपने प्रेगनेंसी के दौरान वो 9 मंथ में लगभग 1 किलो आयरन का टॉनिक पी जाती हैं और 1 किलो कैल्शियम खा जाती है, और फिर भी जब डिलीवरी होता है तो डॉक्टर कहते हैं बहुत कमज़ोर है, बच्चा बड़ा कमज़ोर है, आपको आयरन की कमी हो गई। भाई, जब 1 किलो आयरन हम पी गए हैं तब भी क्यों कम है? बिकॉज़ वो बॉडी में लग नहीं रहा है, वो बाईपास हो जा रहा है, लीवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको बाहर निकाल देता है। इसीलिए जितना संभव हो नेचुरल चीज़ों पे भरोसा करें। अब कैल्शियम कम हो गया है तो कैल्शियम का काम क्या है? हमारे मसल्स को पावरफुल बनाना, लचीलापन रखना। लेकिन अगर मसल से कैल्शियम कम हो जाएंगे तो मसल्स स्टिफ हो जाएगा और फटने लगेगा, तो अलग अलग जगह फटने से कुछ कुछ बीमारी होगा। इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा? जॉइंट्स में पेन होगा, मसल्स में पेन होगा, हमेशा थकावट लगी रहेगी, थके थके हैं, हर्निया हो जाएगा, पाइल्स हो जाएगा, ऑस्टोपीनिया ये भी हड्डियों की समस्या है, ऑस्टोपोरोसिस हड्डियों की समस्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो मेंस्ट्रुएशन के पहले, जो मासिक धर्म के पहले हम चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, डेंटल प्रॉब्लम, दांत खराब होने लगेंगे। आज बहुतों का दांत खराब हो गया, दांत में चमक कम हो जाएगा, गम्स सड़ने लगेंगे, पायरिया हो जाएगा, या हमेशा मेरा मूड स्विंग करता रहेगा, कभी हंस रहे हैं, कभी उदास हो गए, स्किन का डिजीज़ होगा, कभी कभी सीजर्स भी, फिट भी पड़ सकता है। कैल्शियम की कमी से ये सब होता है। डॉक्टर क्या करेंगे? आपको दवाइयाँ दे देंगे, लेकिन दूसरा कैल्शियम का सोर्स हम क्या जानते हैं? कैल्शियम कहाँ से मिलता है? कैल्शियम कहाँ से मिलता है? मिल्क से, दूध से। लेकिन आज का दूध कैसा हो गया है? अच्छा नहीं है। इस दूध को भी तो मुझे छोड़ना है, तो फिर कहाँ से कैल्शियम लें? तो तिल इसका ज़बरदस्त सोर्स है। 1 ग्लास दूध में जितना कैल्शियम है, 1 चम्मच तिल में उससे 7 to 9 टाइम्स कैल्शियम रहता है। तो सुबह सुबह 1 चम्मच तिल को पानी में डाल दें, आधा घंटा उसको फूलने दें, मिक्सी में और 100 ग्राम पानी डाल के उसको चला लें और पूरा पूरा पी जाएं। चाहे वो सफ़ेद तिल हो, चाहे वो काला तिल हो, दोनों से काम होगा। तिल के साथ चाहे तो आप अलसी, फ्लैक्स सीड या तीसी जिसे कहते हैं,
तीसी भी डाल दीजिए। ओमेगा 3 का ज़बरदस्त सोर्स है, बॉडी में फाइबर मिलेगा और बॉडी स्वस्थ रहेगी। आज मेजॉरिटी लोगों को फाइबर की कमी है। डॉक्टर कहता है प्रोटीन कम हो गया है, प्रोटीन खाओ। डॉक्टर कहेगा आपके बॉडी से प्रोटीन निकल रहा है ना, प्रोटीन खाना ज़रूरी है। लेकिन सच क्या है, आज हमारे शरीर में फाइबर की कमी है। सुबह से शाम तक हम जीरो फाइबर खा रहे हैं। चावल दाल सब्जी, चावल दाल सब्जी, रोटी दाल सब्जी, कोई फाइबर नहीं है और इस कारण बॉडी बीमार हो रहा है। तो फाइबर वाला खाना खाना ज़रूरी है। साबुत अनाज, स्प्राउट्स जो हम कहते हैं, मूंग, मेथी और चना में अंकुर किया हुआ जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं, स्प्राउट्स खाएं। फाइबर वाला फूड खाएं, अलसी या तीसी खाएं। कैल्शियम लें तिल के रूप में, या कैल्शियम का दूसरा सोर्स सहजन का पत्ता है। जो सहजन आपके आसपास पेड़ है उसके पत्ते में बहुत कैल्शियम है। तीसरा सोर्स वो जो पीला वाला कोहड़ा होता है, उसे आप क्या कहते हैं, जिसे कद्दू या कोहड़ा कहते हैं, पीले कलर का, उसका ज़बरदस्त सोर्स है कैल्शियम का। ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं, इससे कैल्शियम हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, पंपकिन जो पीला कोहड़ा है, उसे जो भी आप कहते हैं, ठीक है। तो बाकी जो कुछ बीज हैं, सीड्स, या बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उससे भी कैल्शियम पूरा होता है। ये सब आप खा सकते हैं, लेकिन दूध नहीं लेना है, चूँकि दूध से बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बढ़ता है। तो दूध कैल्शियम के नाम पे नहीं लेना है, ठीक है। और कैल्शियम से रिलेटेड कुछ और डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। हाँ जी, मिलेट्स के ऊपर हम कल क्लास करेंगे, ठीक है। मिलेट्स बहुत अच्छा होता है। चलिए अभी 10 मिनट हम वो एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो अनाज है ये 3 कैटेगरी में बंटा हुआ है। क्या क्या कैटेगरी है? पहला है नेगेटिव ग्रेन्स, दूसरा है न्यूट्रल ग्रेन्स और तीसरा है पॉजिटिव ग्रेन्स। नेगेटिव ग्रेन्स का मतलब क्या है? ऐसा अनाज अगर हम स्वस्थ हैं और सालों साल से खा रहे हैं तो बीमार हो जाएंगे। ऐसा अनाज, मुख्य आहार जो हम सालों साल से खा रहे हैं, और अगर वो नेगेटिव ग्रेन्स हैं तो वो हम बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो अनाज कौन से हैं? गेहूँ और चावल, वो नेगेटिव ग्रेन्स हैं। नेगेटिव क्यों हैं? बिकॉज उसमें फाइबर नहीं है, उसमें 0%, 0.2% फाइबर है, बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो आज पूरी दुनिया गेहूं या चावल खा रहा है और कहते हैं कि हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, और धीरे धीरे पूरी दुनिया बीमार हो रही है। डायबिटीज़ का एक मुख्य कारण गेहूं की रोटियां भी हैं। गेहूं के रोटी से भी ब्लड में ग्लूकोज तुरंत बढ़ता है, आधे घंटे में ग्लूकोज फ्लड की तरह हो जाता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और इस कारण हमारे बॉडी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो कुछ हो जाए, गेहूं के रोटी को हर हालत में छोड़ दें। आपके लोकल एरिया में जो चावल मिलता है, मोटा अनाज, उसना चावल, उस चावल को खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी फाइबर बहुत कम है, बिकॉज़ वो भी बहुत प्रोसेस्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है। तो दूसरे तरह का अनाज है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल ग्रेन्स। न्यूट्रल ग्रेन में क्या क्या है? रागी है, ज्वार, चना, मक्का, किनुआ, अलसी, ये सारे हमारे न्यूट्रल ग्रेन्स हैं। जो हम बाजरा, मक्का, चना, रागी, ये सारे न्यूट्रल ग्रेन्स हैं। 2% से लेकर 3.5% तक फाइबर है। फिर भी ये हम उस पुराने गेहूं और चावल से बहुत अच्छा है, चूँकि पुराने टाइम में हम इसी अनाज को यूज़ करते थे। आज भी आप साउथ के किसी मंदिर में चले जाएं, बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ अगर आप भोग का कटोरी ध्यान से देखेंगे, वो पंडित कहेगा ये खीर का कटोरी है, उसमें दानेदार खीर है। चावल से दानेदार खीर नहीं बन सकता है, वो दानेदार खीर किसी न किसी ऐसे ग्रेन का बना है जो बहुत छोटा होता है। तो रागी, किनुआ, अलसी, ज्वार, मक्का, चना, ये फिर भी उससे अच्छा अनाज है। इस गेहूं और चावल को छोड़कर न्यूट्रल ग्रेन खा सकते हैं। आप स्वस्थ हैं
तो स्वस्थ रहेंगे, बीमार हैं तो बीमार रहेंगे, घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। तीसरे टाइप का अनाज है मिलेट, जिसे हम पॉजिटिव ग्रेन्स कहते हैं, जो आज पिछले लगभग 8-9 वर्षों से एक डॉक्टर खादर वली हैं जो साउथ के हैं, इस पे बहुत काम कर रहे हैं। इसमें 5 तरह के ग्रेन्स हैं। क्या क्या हैं वो? उसे हम कहते हैं कोडो, उसे कहते हैं फॉक्सटेल, उसे कहते हैं बर्नयार्ड, उसे कहते हैं लिटिल और ब्राउन टॉप। हिंदी नाम है कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और सवा का चावल। इसमें से सवा का चावल और कोदो इस एरिया में भी होता है, लेकिन चूँकि हमें वाइट और साफ साफ चीज़ खाने का आदत हो गया, इसीलिए हम उन अनाज को छोड़ दिए। पुराने टाइम में लोग इसी अनाज को यूज़ करते थे। इन पांचों अनाज में 9% से लेकर 13.5% तक फाइबर होता है। और फाइबर का काम क्या है? हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है जो अचानक बढ़ जाता है, फाइबर उसको रोकता है और फाइबर के कारण ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में जाता है। तो अगर आप मिलेट्स, ये जो 5 अनाज है, ये खाएंगे तो 6 से 8 घंटे में ग्लूकोज आपके बॉडी में जाएगा। रोटी चावल खाएंगे, आधे घंटे में फ्लड की तरह ग्लूकोज ब्लड में मिक्स हो जाएगा और शुगर लेवल बढ़ा रहेगा। तो ये अनाज का 3 कैटेगरी है। अगर आप इसे खाना चाहें ऑनलाइन मिलता है, नहीं तो फिर यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, हमारे सामने कल 2 भाई आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई साहब हम मिलेट्स रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर यहाँ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं वहाँ से आपके लिए भेज दूँगा। और ये हमारे लिए आज जान को बचाने वाला साबित हो रहा है, चूँकि चावल और गेहूँ खा के पूरी दुनिया बीमार हो रही है। थोड़ा सा महंगा लगता है सुनने में, मिलेट्स थोड़ा महंगा है, लेकिन चावल खाकर जितना पैसा लगता है मिलेट में उतना ही पैसा लगेगा। चूँकि फाइबर ज़्यादा है तो 100 ग्राम मिलेट में दोनों टाइम का खाना एक आदमी का हो जाएगा, लेकिन 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूं में भी दोनों टाइम का खाना नहीं होगा। इसीलिए दलिया उसी गेहूं का बना हुआ है और गेहूं मुझे नहीं खाना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं बता सकता हूं कि मिलेट्स को कैसे बनाना है, उससे कैसे प्रोसेस करके खाना है। मिलेट्स में चूँकि फाइबर ज़्यादा है, इसलिए उसे पानी में 6 से 8 घंटा भिगोना ज़रूरी है। अगर आप 200 ग्राम चावल खाते हैं तो आपके लिए 50 से 70 ग्राम मिलेट्स एनफ होगा। जब वो पानी में भीग जाए फिर आप उसका चावल बना सकते हैं, दलिया या खिचड़ी बना सकते हैं। यही 2 प्रोसेस है उसका, और उसमें सब्जी दाल सब डाल के बना सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 6 से 8 घंटा भूख नहीं लगेगा। गेहूं की रोटी या चावल खा के घंटा 1.5 घंटा में भूख लग जाता है, लगता है एक बार चाय पी लें, कुछ खाना चाहिए। लेकिन मिलेट्स खा के 8 घंटे भूख नहीं लगते हैं। और बॉडी में जैसे कोडो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड में कुछ गंदगी है उसको क्लीन करता है। फॉक्सटेल हमारे लंग्स और हार्ट को क्लीन करता है। सवा का चावल बर्नयार्ड डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, लीवर को, पैनक्रियाज को ठीक रखता है। लिटिल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करता है, किडनी को, स्किन को ठीक रखता है। और जो ब्राउन टॉप है वो ब्रेन को और माइंड को बहुत अच्छी तरह क्लीन करता है और कैंसर के लिए बेस्ट मेडिसिन के रूप में बहुत जगह यूज़ हो रहा है। तो चॉइस आपके पास है कि आप चाहें तो अपने चावल और गेहूं को बंद करके मिलेट पे स्विच ओवर कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। जी, उस 5 मिनट का फिर हम आटा बनवा सकते हैं और आटा का रोटी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल के बदले भी उस मिलेट को यूज़ करेंगे। वो बेसिकली ग्रेन्स हैं, जैसा बाजरा होता है वैसा है। अभी मैं लाया नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कैसा होता है देखने में। तो ये आप ले सकते हैं और इससे 100% फ़ायदा होगा। किसी स्टेज का प्रॉब्लम हो, आप इसे खाना स्टार्ट करेंगे, 6 मंथ होते होते अंतर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा फोलिक एसिड। बहुतों को फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, खास करके जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उन्हें डॉक्टर कहता है फोलिक एसिड कम हो गया। फोलिक एसिड क्या करता है?
हमारे लो ब्लड लेवल को वो ठीक रखता है, बर्थ डिफेक्ट्स को ठीक रखता है, रेड ब्लड सेल्स को लार्ज होने से बचाता है, कैंसर को रोकता है, और एनीमिया जो ब्लड की कमी हो जाती है या हमारे बाल खराब होने लगते हैं उसको वो ठीक करता है। कैसे मिलेगा? डॉक्टर के उस कैप्सूल या टॉनिक से नहीं मिलेगा। कैरेट, गाजर, चुकंदर और टोमेटो, अगर इसका जूस बनाकर थोड़ा राई का पाउडर उसमें डालकर लेना स्टार्ट कर दें तो फोलिक एसिड आपका सफिशिएंट बॉडी में हो जाएगा। और ये नेचुरल है, गाजर नेचुरल है, चुकंदर बीटरूट नेचुरल है, टमाटर नेचुरल है। इसका जूस बना के थोड़ा उसमें राई का पाउडर डाल दें और आधा घंटा चाहें तो छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी पी सकते हैं। इससे आपका फोलिक एसिड बैलेंस हो जाएगा। हाँ, कम्बिनेशन है। अगर आपका कैल्शियम कम हो गया तो विटामिन D3 कम हो जाएगा, विटामिन D3 कम हो गया तो आयरन कम हो जाएगा, आयरन कम है तो फोलिक एसिड कम हो जाएगा। ये सब आपस में एकदम गहरे दोस्त हैं। कहता है अच्छा उस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बैलेंस करने का ये तरीका है। ठीक है, आगे चलें। हाँ, केला खाने से भी ये हमारा फॉलिक एसिड बढ़ता है, उसमें फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, क्या 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 बढ़ता है? अब देखिए क्या है कि अगर 5 किलो केला रोज़ खाएंगे या 5 दर्जन तो थोड़ा सा तो बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप दिन भर केवल फ्रूट्स खाएंगे और 1 मंथ खाएंगे तो आपका 6 किलो वज़न कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं उनके पीछे कुछ और लॉजिक है। चूँकि वो चाहते हैं कि आप नेचुरल फूड को ना खाएं, आप हमारे पास आएँ, थोड़ा दिक्कत है तो ये वाला कैप्सूल देंगे, वो खाते रहें। ठीक है ठीक है। बनाना कच्चा या पका? बनाना अगर कच्चा बनाएंगे तो फिर वो किचन में बनाएंगे तो उसमें थोड़ा गुण कम हो जाएगा, लेकिन फोलिक एसिड रहेगा। लेकिन अगर पका हुआ, घर में पका हुआ खाते हैं तो उससे वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और कोई? टमाटर नॉर्मली कैसा फल है? एसिडिक है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि टमाटर एसिडिक नहीं है। टमाटर अल्कलाइन फूड है। किसी को एसिडिटी बढ़ गया हो, शाम में 4-5 टमाटर खा लें, एसिडिटी ठीक हो जाएगा। टमाटर अल्कलाइन फूड है। लेकिन जब टमाटर को आग पे चढ़ाएंगे, किचन में बनाएंगे तो वो एसिडिक हो जाता है। इसीलिए खाना में, किचन के अंदर टमाटर को सब्जियों में कम डालने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। नहीं तो सुबह से शाम तक हम केवल एसिडिक फूड ही खा रहे हैं, इसीलिए ब्लड हमारा एसिडिक हो गया है। और ब्लड एसिडिक हो जाए तो कैंसर ज़रूर होता है। इसीलिए टमाटर को कच्चा खाएं। कंफ्यूज हो गए? टमाटर उसको कम कर लें, ग्रेवी ना बनाएं, क्या करेंगे। ठीक है, थोड़ा कम कर लें। लेकिन टमाटर ओरिजिनली अल्कलाइन फूड है, लेकिन जब वो कढ़ाई में बनेगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, और वो एसिडिक होने के कारण बॉडी को एसिड बढ़ाएगा। अब आ रहे हैं विटामिन D3। बहुतों को विटामिन D3 की कमी है। डॉक्टर कहते हैं विटामिन D3 कम हो गया है, ये इंजेक्शन लगवा लो, वो इंजेक्शन लगवा लो, टैबलेट खा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। विटामिन D3 का सोर्स डायरेक्ट सनलाइट है। धूप में जाना स्टार्ट करें, विटामिन D3 कवर हो जाएगा। कम से कम इतना हाथ खुला रहे, पैर भी थोड़ा नीचे खुला रहे, चेहरा खुला रहे, विटामिन D3 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप धूप में जाने से डरते हैं या टाइम नहीं है, पहले हम सभी धूप में प्रायः खेलते थे। घर में पर्दे लगे हुए नहीं होते थे, खिड़कियों से धूप आती थी। आज क्या हुआ? हर घर में, हर फैक्ट्री में मोटा मोटा कर्टन लगा दिया गया है। कार में जाते हैं, शीशा बंद करके जाते हैं, ऐसे करके एसी ऑन किया, धूप न लगे।
क्यों भाई? टैनिंग हो जाएगा। रीज़न, बहुत सारे केमिकल्स लगा रहे हैं बॉडी पे। तो पहले के टाइम में लोग डायरेक्ट धूप में जाते थे, खेलते कूदते थे। बहुत धूप है तो छतरी लगाते थे, लेकिन आज क्या है, 1 मिनट भी हम धूप में नहीं जाते हैं, इसलिए विटामिन D3 कम हो गया है। अब इसको पूरा कैसे करें? या तो धूप में जाना स्टार्ट कर दें, या नहीं तो अगर आप मशरूम खाते हैं, जो लोकल एरिया में भी मशरूम मिलता है, मशरूम एक फंगस है, तो उस मशरूम को अगर 4 दिन 5 दिन लगातार धूप में सुखा देंगे, 1 किलो मशरूम खरीद लें, उसे 5 दिन धूप में सुखा लें, तो मशरूम के अंदर जो फंगस है वो सन के एनर्जी से विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। चूँकि ये सन और मशरूम का फंगस का प्रॉपर्टी है, तो वो विटामिन डी का पूरा सोर्स हो गया। उसका सब्जी बनाकर, उसका सूप बनाकर ले सकते हैं, विटामिन डी कवर हो जाएगा। जितने दिन में सूख जाए वो, 5 दिन 4 दिन जैसा धूप है उसमें सूख जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि सूख गया। उसको कांच के किसी बॉटल में रख लें और उसका 1 मंथ 2 मंथ तक उसको सब्जी में, नहीं, धूप में सूखा हुआ चीज़ खराब कैसे होता है? गोभी सुखा के लोग रखते हैं, पूरे साल खाते हैं। बहुत कुछ सुखा के हम रखते हैं तो पूरा साल खाते हैं। आम का जो वो मिलता है इतना लंबा लंबा, सब तो सूखा हुआ है, तो ख़राब नहीं होगा। इससे विटामिन D3 कवर हो जाएगा। किसी टैबलेट का अभी तक मैंने नाम नहीं लिया है, तो आपके पास ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत बड़ा फैसिलिटी है कि दवाइयों से कैसे मुक्त हो जाए, उसके बारे में चर्चा हो रहा है। नेक्स्ट आगे चलें। इसमें कुछ पूछना है विटामिन D3 में? आगे चलें। बहुत ज़बरदस्त विटामिन B12। क्या होता है विटामिन B12? पैर में झुनझुनी लगना, जीभ में छाला पड़ना, या हाथ पैर में कांपना, या छोटी छोटी बातों में इरिटेट होना, उदास हो जाना, मूड स्विंग करना, ये सारा विटामिन B12 की कमी से होता है। अब विटामिन B12 के लिए इसमें तो और बहुत सारा पॉइंट है। भूख नहीं लगना, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, नमनेस हो जाना, हाथ सो जाना, झुनझुना गया है, हाथ में एनर्जी नहीं बची है, थोड़ा देर ऐसे ऐसे करते हैं तब हाथ थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, नहीं तो ठंडा हो जाता है, नमनेस कहते हैं इसको। विटामिन B12 की कमी से होती है। आज बहुत सारे लोगों को विटामिन B12 की कमी है। कारण क्या है? हम विटामिन B12 को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं एक स्पेशल टाइप का वो इंजेक्शन देते हैं जो नॉनवेज से बना होता है, उस इंजेक्शन को लगाकर कहते हैं विटामिन B12 कवर हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि मैं कोई मेडिसिन के अगेंस्ट हूँ, तो आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं खाना है जिसमें मेडिसिन है। जो भी डब्बा बंद खाना हम खाते हैं, पैक्ड फूड लाते हैं कहीं से, उसमें विटामिन B12 की कमी उससे बढ़ती है। चूँकि उसमें कुछ ऐसे रासायनिक कीटनाशक हैं, उसमें कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें ज़्यादा दिन तक चले तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, इस कारण बॉडी में विटामिन B12 कम होता है। बच्चों को कभी कभी आप सुनेंगे ज्योग्राफिक टंग हो गया। अगर आप में से किसी को पता है, जीभ के ऊपर जैसे इंडिया का मैप है वैसा ऐसे ऐसे बाउंड्री बन जाएगा, डॉक्टर कहते हैं ज्योग्राफिक टंग है। बच्चों में नॉर्मली 18 साल तक के एज को होता है। या झुनझुनी होना, बैठे हैं नीचे पैर सो जाता है, विटामिन B12 की कमी है। तो विटामिन B12 को कैसे करें? डिप्रेशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। विटामिन B12 की कमी से डिप्रेशन हो जाना, छोटी छोटी बातों में इरिटेट होना, व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, अचानक गुस्सा करने लगना, अचानक उदास हो जाना, ये सारा विटामिन B12 की कमी से होता है। पूरा कैसे करें? तो डॉक्टर के पास जाएंगे तब तो वो बहुत कुछ देंगे, मेरे पास आएंगे तो मैं कुछ तरीका बता दूंगा। विटामिन B12 का मुख्य सोर्स फर्मेंटेड फूड होता है। फर्मेंट किया हुआ खाना, जो आप चावल रात का बना हुआ पानी डाल के जो अगले दिन खाते हैं, यहाँ पोखाल भात या क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो वो एक सोर्स है। लेकिन केवल एक ही टाइप का खाएंगे तो उससे विटामिन B12 कवर नहीं होगा। विटामिन B12 बेसिकली हमारे गट सेल में जो आंतों में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में कमी हो गई है और इस कमी के कारण विटामिन B12 कम हो गया है। तो अलग अलग वैरायटी का जब हम
वो फर्मेंटेड फूड खाएंगे तो हमारा बैक्टीरिया B12 कवर होगा। नारियल के दूध को या तिल के दूध में सरसों डालकर अगर उसे दही बनाएं, उसे फर्मेंट करें तो विटामिन B12 उससे कवर होता है। रात के बचे हुए चावल में 1-2 गिलास पानी डालकर छोड़ दें, अगले दिन दही मिलाकर खाएं तो 2-3 तरह का बैक्टीरिया विटामिन B12 आपका कवर होगा। या फर्मेंटेड फूड खाएं, फर्मेंटेड सलाद खाएं, इससे भी विटामिन B12 कवर होता है। अब फर्मेंटेड फूड के लिए कल स्पेशल क्लास भी रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ बता दूं किसी फूड को फर्मेंट कैसे करना है। जो बंद गोभी है, पत्ता गोभी समझते हैं सभी, बंद गोभी को बहुत बारीक काट लें जैसा हम सब्जी बनाते हैं। 1 किलो बंद गोभी और उसमें लगभग 30 ग्राम सेंधा नमक डाल दें और उसको 5 मिनट तक हाथों से मैश करें, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे मैश करें। 5 मिनट 10 मिनट, धीरे धीरे पानी छोड़ेगा नमक के कारण। फिर जब पानी छोड़ने लगे तब फिर छोड़ के उसको किसी कांच के बॉटल में भर दें। ठूस ठूस के भरें, एक लकड़ी वाले किसी बर्तन से, लकड़ी वाले डंडे से थोड़ा ठूस ठूस कर भरें। अगर ऊपर तक पानी आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आधा गिलास पानी लें, उसमें सेंधा नमक घोल दें और पानी उसमें डाल दें। साथ में काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा दे दें, थोड़ा दालचीनी दे दें, थोड़ा हरी मिर्च दे दें, थोड़ा अदरक डाल दें टेस्ट के लिए और उसको डाल के मैश किया, डाल दिया और फिर उसको 4 दिन के लिए एयर टाइट बंद कर दें। लेकिन पानी के अंदर रहे ये ध्यान रखना है, इसीलिए पहले थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दें। टेबल पे घर में रखना है, फ्रिज नहीं करना है, बाहर धूप में नहीं रखना है। और जब 4 दिन के बाद आपको लगता है कि थोड़ा फर्मेंटेशन हो गया, बुदबुदा उठने लगा, उस बंद गोभी को, उस पानी को अचार की तरह अपने हर खाना में यूज़ करना है। विटामिन B12 का ये सोर्स है। इसमें हम कल डिस्कस करेंगे प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और पोस्ट बायोटिक। तो ये जो हमारा बंद गोभी है ये पोस्ट बायोटिक है, बहुत बढ़िया है, चूँकि बंद गोभी में फाइबर बहुत है और स्पेशल क्वालिटी का फाइबर है और उस फाइबर के कारण जो बैक्टीरिया डेवलप होगा वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है। तो ये चीज़ घर में बनाना ज़रूर स्टार्ट करें और सभी को देना शुरू करें। ठीक है। फर्मेंटेड फ्रूट कैसे होगा? एप्पल खाते हैं, सेब को ले लें, आधा किलो सेब खरीद लें, अच्छी तरह वॉश कर लें, उसके स्लाइसेस काट लें और उसे 1 लीटर पानी में किसी शीशी में डाल दें। उस लीटर में, उस पानी में 100 ग्राम गुड़ या 100 ग्राम चीनी डाल दें, थोड़ा सा 1 चुटकी नमक दे दें और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। पानी को घोल के गुड़ मिला दें, सेब डाल दें, उसमें 4 दिन छोड़ दें। बुदबुदा उठने लगेगा मतलब वो फर्मेंट हो गया। उस पानी को और सेब को 1-1, 2-2 पीस लेकर रोज़ खाना है और ये कंटिन्यूटी में रहे, मतलब 4-5 बोतल खरीद लें शीशी और उसको ऐसा कर लें कि घर में कभी बंद गोभी और सेब ख़त्म नहीं हो। आपको मिराकल लगेगा, ऑटोमेटिक बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो गई। हाँ, अल्कलाइन वाटर में कुछ गाजर, कभी नींबू, कभी ये सब डालते हैं जी। ठीक है, अल्कलाइन वाटर बना के पी सकते हैं। नारियल को ले लें, जो कच्चा नारियल मिलता है उसको मिक्सी में डाल के छोटा छोटा टुकड़ा करके पानी डाल के पीस लें और फिर उसको कपड़े से निचोड़कर उसका रस निकाल लें। उससे नारियल का दूध कहते हैं। उस नारियल के दूध को हल्का गरम करें, ज़्यादा गरम नहीं करना है, थोड़ा सा छूने में लगे। जैसा दही में जामुन डालते हैं तो दूध जितना गरम करते हैं उतना गरम कर लें और उसमें दही का जामुन नहीं, उसमें मिर्ची का डंडी डाल दें। हरी मिर्च समझते हैं, हरी मिर्च का डंडी 2-4 डाल दें, वो दही जम जाएगा और उस दही में राई का पाउडर मिलाकर उसको अगले दिन खाएं। ये फर्मेंट हो गया है और बहुत अच्छे क्वालिटी का फर्मेंटेशन। तिल का भी यही प्रोसेस है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया है। जिन्हें दूध का प्रैक्टिस है तिल का दूध बना के ले सकते हैं, लेकिन बॉयल नहीं करना है। नारियल का दूध ले सकते हैं, सफिशिएंट, बहुत बढ़िया लगता है पीने में। और कुछ
इसमें कोई डाउट कोई पूछना है? फर्मेंटेड सलाद ठीक है, फर्मेंटेड सलाद कल वाले क्लास में बताएंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारा और टॉपिक है। सलाद को भी फर्मेंट हम लोग करते हैं। और कुछ विटामिन B12 के लिए जानना है, फर्मेंटेड फूड खाएंगे विटामिन B12 कवर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे कंडीशन में आ जाएंगे। जो हमारा कल का सेशन है उसमें जो माइक्रोबायोम और बैक्टीरिया के बारे में जानना है, उसमें ये टॉपिक दोबारा हम कवर करेंगे। चूँकि उसे हम गर्म करते हैं, तवा पे चढ़ाते हैं, तो फिर उसके अंदर जो बैक्टीरिया डेवलप किया है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो हम चावल भी खाते हैं पानी डाल के, कभी उसे गर्म नहीं करते हैं। पुराने समय में तो गर्म नहीं करते थे, पता नहीं आजकल गर्म करते हैं क्या? जो पखाल भात कहते हैं उसको गर्म करते हैं क्या? ठंडा ठंडा ही खाते हैं ना, उसमें गर्म सब्जी भी नहीं मिलाते हैं। उसमें लोग क्या करते हैं, अचार या मिर्च डाल के, नमक डाल के खाते हैं। तो चूँकि उसमें बैक्टीरिया है, गर्म करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, उसके प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए उसको गर्म नहीं करना है। जितने घंटे में दही हम जमा लेते हैं उतने घंटे में हो जाता है। हाँ, 6 घंटे 8 घंटे में हो जाता है। और अगर फर्मेंटेड, हाँ नहीं, सात्विक में तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे बॉडी के लिए जो ज़रूरी है वो मुझे खाना पड़ेगा। हम अगर एप्पल खा रहे हैं तो उसमें 1 लाख टाइप के बैक्टीरिया हैं, लेकिन मुझे दिखता नहीं है, इसीलिए हम खा रहे हैं, इसीलिए वो मुझे खाना है, वो सात्विक में ही आएगा, ठीक है। दही तो खाते हैं, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है, सात्विक तो नहीं है, लेकिन खा तो रहे हैं। इसलिए ये नहीं सोचना है सात्विक है या नहीं है, उसे यूज़ करना है। चूँकि हमारे गट सेल में आज बैक्टीरिया कम हो गया है, इसीलिए हम बहुत सारी बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। वही काला वाला लेना है, हाँ। पीला वाला भी ले सकते हैं, लेकिन लाल वाला राई होता है, वो थोड़ा उससे छोटा दाना होता है, वो भी ले सकते हैं। काला लाल ले सकते हैं, पीला वो भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें सरसों का सारा गुण है, ठीक है। और आगे आते हैं, हमारा नेक्स्ट है ओमेगा 3। ड्राई स्किन हो जाना, आलसीपन हो जाना, नींद की कमी होना, डिप्रेशन का शिकार होना, ब्रेन में फॉगिंग होना, पता नहीं क्या करें क्या ना करें, या कहीं स्वेलिंग आ जाना, ओमेगा 3 की कमी से ये सब होता है। ओमेगा 3 के लिए भी डॉक्टर कोई मेडिसिन देंगे, कोई सिरप देंगे, वो नॉनवेज से बना होता है, तो उसे नहीं लेना है। इसके लिए करना क्या है, हमें ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स अलसी है, फ्लैक्स सीड है, तीसी है। तीसी उसका बेस्ट सोर्स है, तीसी को खाना है, या चिया सीड लेना है, मार्केट में चिया सीड अवेलेबल है, या वॉलनट लेना है। ये हमारे ओमेगा 3 का ज़बरदस्त सोर्स है। अगेन अगर किसी को ब्रेन का प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे जो वॉलनट है उसका अंदर का स्ट्रक्चर ब्रेन की तरह ही दिखता है। तो नेचर हमें ये मैसेज दे रहा है कि ब्रेन का प्रॉब्लम है तो वॉलनट खाओ, हार्ट का प्रॉब्लम है तो बादाम ज़रूर खाओ। उस बादाम को जब आप पानी में भिगोएंगे तो उसके रैसेस जो छिलका है उसके ऊपर आपको लाइनिंग दिखेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, उस छिलका को फेंक देते हैं, जो ठीक नहीं है। बादाम छिलका सहित खाएं, बिकॉज छिलका के अंदर सारा प्रॉपर्टी है और बादाम के अंदर उससे कम, बहुत कम प्रॉपर्टी है। कोई सा भी सामान, आलू घर में आपने लिया, आलू को छील के रख दें 4 घंटा, धीरे धीरे वो ख़राब हो जाएगा। लौकी को छील दें, ख़राब हो जाएगा। लेकिन हमें आदत हो गया है, प्रैक्टिस हो गया है कि बिना छीले हुए कैसे खाएं, बहुत पेस्टिसाइड है, लेकिन बहुत सारा क्वालिटी छिलके के अंदर होता है। तो हम जो एंजाइम्स बनाएंगे उसमें उन छिलकों को भी यूज़ करेंगे, जो कल के क्लास में हम बात करेंगे। वही फ्लैक्स सीड, अलसी या फ्लैक्स सीड होता है ना, ब्राउन कलर का छोटा छोटा, उसी को तीसी कहते हैं, उसे अलसी कहते हैं। हाँ, क्या सब्जा क्या है? चिया सीड को सब्जा कहते हैं। अच्छा, हो सकता है चिया सीड में, लेकिन इसमें ओमेगा 3 मिलता है।
ठीक है। यहाँ तक में और कोई क्वेश्चन किसी को है? कोई ऐसा और टॉपिक बच रहा है जो इसकी कमी कैसे पूरा करें, तो वो मैं बता दूँ। अच्छा, एक क्या किस चीज़ का? पानी में भिगो दीजिए 1 चम्मच, मिक्सी में चला लीजिए। चिया सीड को भी पानी में भिगो दीजिए और उसको मिक्सी में चला के पी जाइए। 1 घंटा चिया सीड को 1 घंटा रखना है, 4% फाइबर। अलसी को भी 1 घंटा रखना है, लेकिन जो वो है तिल है वो आधे घंटे में भी पूरा भीग जाएगा। तो सबको 1 घंटा भिगो के मिला के ले लीजिए, ठीक है। और कोई ऐसा केमिकल बच रहा है जो बॉडी में अनबैलेंस हो गया, वो नहीं बताए हैं क्या? अच्छा, ग्रीन जूस अभी बताते हैं, ठीक है। अभी इसके पहले हम थोड़ा तेल के बारे में समझेंगे। आज जो हम तेल यूज़ करते हैं, कितना अच्छा कितना ख़राब है। कितने तरह के तेल मार्केट में हैं। मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर को कहते हैं, कुसुम का तेल, सनफ्लावर को कहते हैं, सनफ्लावर का हिंदी क्या है? सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, तीसी का तेल, एवाकाडो ऑयल, सफोला का तेल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल। नीचे के ये जो इधर से 3 हैं और इधर से 2 हैं, ये वास्तव में हमारे लिए नहीं हैं। खास करके एक रेड में लिखा हुआ है सोयाबीन का तेल। सोयाबीन से तेल नहीं निकलता है। सोयाबीन एक दलहन है। दलहन मतलब जैसे हम अरहर का दाल खाते हैं, चना का दाल खाते हैं, मूंग खाते हैं, तो मूंग से तेल नहीं निकल सकता है। सेम वे में सोयाबीन से तेल नहीं निकलता है। लेकिन आज पूरे मार्केट में सोयाबीन का तेल भरा हुआ है, बड़ा बड़ा ऐड आ रहा है। वास्तविकता ये है कि जिस खेत में सोयाबीन को पैदा किया जाता है, वो खेत 1 या 2 बार के बाद बंजर हो जाता है, उसमें दूसरा कुछ भी पैदा नहीं होता है। चूँकि आज का सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। फॉरेन कंट्री में किसी भी मनुष्य को सोयाबीन नहीं दिया जाता है, सूअरों को खिलाया जाता है, केवल सोयाबीन उन्हें खिलाते हैं। चूँकि सोयाबीन खाने से कैंसर की संभावना बढ़ती है। लेकिन हमारे देश में सोयाबीन का तेल बहुतायत में लोग खरीदते हैं। अब इसका तेल बनता कैसे है? किसी भी तेल में सोयाबीन को लगभग 1 मंथ भिगोकर छोड़ देते हैं, तो सोयाबीन का कुछ एसेंस, कुछ क्वालिटी उस तेल में चला जाता है। उसमें और सोयाबीन के एसेंस को अलग से निकाल के केमिकल्स को मिला के कहते हैं ये सोयाबीन का तेल है। अगर इतने बड़े घर में सोयाबीन जमा कर दें, 1 ग्राम तेल नहीं निकलेगा। लेकिन पूरे मार्केट में सोयाबीन का तेल भरा हुआ है। तो आपको समझना है खाना है या नहीं खाना है, या आपको समझना है। हमारे लिए बिल्कुल ख़राब है। हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घोड़ा दिन भर दौड़ता है, घास खाता है, पत्ते खाता है। हमारे बॉडी में जब अंदर जाएगा तो बॉडी में फैक्ट्री है, प्रोटीन बना देगा, कैल्शियम बना देगा। लेकिन अगर हम प्रोटीन ये समझ के ले रहे हैं कि प्रोटीन की मुझे ज़रूरत है और सोयाबीन से मिलेगा, तो वो कॉन्सेप्ट गलत है। चूँकि पिछले लगभग 25 साल से पूरे समाज में ऐसा फैलाया गया है कि प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और प्रोटीन का पाउडर खाते हैं, जो बिल्कुल बेकार है। गलती से भी ना खाएं। बच्चों को जिम भेजें, उन्हें ज़रूर आप स्प्राउट्स खिलाएं, अलग अलग फल खिलाएं, अलग अलग जूस दें, ग्रीन पत्तों का जूस दें, लेकिन प्रोटीन खिलाकर आप उसके फ्यूचर को डार्क कर रहे हैं। इसीलिए प्रोटीन की ज़रूरत हमें नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि एक्स्ट्रा आप बहुत यूज़ करते हैं ब्रेन को, तो एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ले सकते हैं, बाकी ऐसे ज़रूरत नहीं है। सब उसी सोयाबीन की बड़ी है तो ना खाएं तो बेटर है। बिल्कुल नहीं लेना है। हमने तो मिल्क में बोला नहीं कि सोयाबीन मिल्क लेना है।
ठीक है। सोयाबीन किसी भी रूप में कंज्यूम नहीं करना है, वो चाहे तेल हो, चाहे बड़ी हो, चाहे वो सोयाबीन का चाप हो, चाहे किसी और फॉर्म में दूध मिला बना के रहे हैं, किसी फॉर्म में यूज़ ना करें तो बेटर है। ठीक है। क्या चीज़ अब आ रहे हैं ना, अभी तो हम केवल लाल वाले को बताए हैं, लाल में लिखा है इसलिए बता दिए। अब आ रहे हैं सरसों पे। सबसे बढ़िया तेल आपके एरिया में जो ऐसा तेल का अनाज हो रहा है वो तेल आपके लिए है। अगर इस एरिया में मस्टर्ड है, इस एरिया में मूंगफली है, तो आप ये तेल कंज्यूम कर सकते हैं। पूरे भारत में सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल और तिल का तेल बहुतायत में उपलब्ध है और हमारे देश में पैदा भी होता है। ये तेल हमारे लिए है। लेकिन ये जो ऑलिव ऑयल है आज बहुतायत में बड़े बड़े स्टोर में, बड़े बड़े मॉल में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। पूरे विश्व में ऑलिव जिससे निकलता है जो पेड़ है, वो पेड़ बहुत कम बचा है। अगर उस पेड़ से जितना फल निकलता है उसका तेल बनाएंगे तो एक छोटे से शहर को भी पूरा नहीं होगा। लेकिन आज हर मॉल में, हर बड़े दुकान में ऑलिव ऑयल तैयार है। इसमें क्या करते हैं वो हम आगे बताएंगे। लेकिन हमें समझना है जो तेल हमारे देश में अवेलेबल है हमें वही तेल खाना है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं लेना है। क्या? राइस ब्रान, राइट, इसमें नहीं लिखे हैं ना। ठीक है। आजकल कुछ समय से लगभग 6 साल से 8 साल से राइस ब्रान मार्केट में बहुत चल रहा है। राइस ब्रान क्या होता है? जब हम धान से चावल बनाते हैं तो उसका जो छिलका भूसी बचता है उसे कहते हैं राइस का छिलका, चावल का या धान का छिलका। उस छिलका से इतने बड़े हॉल में अगर भूसी भर देंगे तो आधा लीटर तेल निकलेगा। आधा लीटर निकल जाएगा, हो सकता है नहीं भी निकल सकता है, लेकिन आधा लीटर तक तेल निकलेगा। क्या कोई कंपनी इतनी बेवकूफ़ है इतने बड़े टारगेट से आधा लीटर तेल निकाले? तो अब कर क्या रहे हैं गवर्नमेंट और बाकी जो कंपनी है वो मुझे ठग रही है, बेवकूफ़ बना रही है। और बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो ऐड दे रहे हैं पैसा के लालच में और कहते हैं कि राइस ब्रान खाओ। इसीलिए राइस ब्रान यूज़ नहीं करना है, राइट। अब जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी का तेल, आपको लगता है अच्छा है, आपके सामने बना हुआ है, कंज्यूम कर सकते हैं। सनफ्लावर जो कुसुम का तेल है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्लैक्सीड का तेल, तीसी का तेल कुछ जगह यूज़ होता है लेकिन डेली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऊपर के जो ये 4 तेल हैं, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट, सेसमे और कोकोनट, इसे रेगुलर बेसिस में यूज़ करें। सप्ताह वाइज यूज़ करें। पहले सप्ताह सरसों का तेल, दूसरे सप्ताह तिल का तेल, तीसरे सप्ताह मूंगफली का तेल, चौथे सप्ताह नारियल का तेल। वैसे हम लोग शायद नारियल का तेल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं नारियल तेल सैंपल के लिए आपके लिए लाया हूँ। आप उसको टेस्ट करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। लगेगा जो पता नहीं आज तक ऐसा नारियल तेल मुझे मिला क्यों नहीं। तो नारियल का तेल अगर सामने कोई बना के दे तो बहुत अच्छा होता है। नारियल तेल को कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, कौन सा तेल देते हैं? एवोकाडो, मस्टर्ड ऑयल दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो मैं खाना बनाने में जो तेल यूज़ करना है इन 4 तेल को यूज़ करना है। अब मैं आपको बताऊं, पूरे देश में इतना सरसों नहीं है कि सभी को सरसों तेल मिल जाए। फिर इसमें क्या करते हैं, कंपनी हमें क्या कर रही है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब आप इसके रूट को समझेंगे तो आपको तेल से भी नफरत हो जाएगा कि खाएं। कर रहे थे तेल पे। तेल बनाने के प्रोसेस को जब आप समझेंगे तब आपको लगेगा कि समाज हमारे साथ बहुत धोखा कर रहा है। जितनी तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट में, मैंने बताया देश में इतना सरसों नहीं है कि सभी के लिए तेल हो जाए, इतना कोकोनट नहीं है कि सभी को तेल मिले। सबके साथ वही सीन है। लेकिन हर जगह, हर स्टोर में
अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे तेल अवेलेबल हैं। तो जो तेल बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती हैं? अब जैसे सरसों के तेल को ही ले लें, कच्चा सरसों किस रेट का मिलता है? सरसों किस रेट का मिलता है? नहीं, सरसों तेल नहीं, सरसों दाना 100 रुपये नहीं मिलता है, थोड़ा कम मिलता है उससे। सरसों दाना लगभग कितना 80 रुपये या 60 रुपये तक होलसेल में मिलता है। आज से कुछ समय पहले, अभी तो थोड़ा सरसों तेल का क्या रेट है? सरसों तेल का लगभग 200 रुपया रेट है अभी, पतंजलि वाला। कुछ समय पहले पिछले साल सरसों तेल का रेट 140, 130 ऐसे मिलता था। सरसों मार्केट में 60 रुपये किलो होलसेल में मिलता है। जो किसान बेचते हैं वो 60 रुपये बेचते हैं, और 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है। अगर 60 के रेट से 180 रुपये का 1 किलो तेल निकलेगा, उसे बॉटल में पैक करेंगे, स्टिकर लगाएंगे, मार्केट में भेजेंगे, तो कम से कम 15 रुपये का और मार्जिन चाहिए। 5 रुपये प्रॉफिट का चाहिए, मतलब 200 रुपये में तेल बिकना चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर तक तेल 130, 115, 120 ऐसे बिकता था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सस्ता कैसे बिक रहा है। अभी भी अगर हम तिल का तेल देखें, तिल महंगा मिलता है, 150 रुपये किलो। 3 किलो में 1 लीटर तेल निकलेगा, मतलब 450 में 1 लीटर तेल निकलेगा। लेकिन मार्केट में 200 रुपये किलो तिल का तेल भी अवेलेबल है। आखिर हो क्या रहा है? गवर्नमेंट या दुकान वाला या कंपनी वाला इतना सस्ता क्यों बेच रहा है? उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो वास्तव में वो तेल नहीं है, वो क्या है? वो कुछ मिनरल ऑयल है, वो कुछ पाम ऑयल है, जो मिक्स करके एसेंस डाल के, केमिकल्स डाल के उसे कभी तिल का तेल बना दिया, कभी सरसों का तेल बना दिया, कभी मूंगफली बना दिया और हमें बेच दिया गया। पाम ऑयल पूरे दुनिया में सभी जगह बैन हो गया है। लेकिन जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उस समय उन्होंने, पाम ऑयल वालों ने इंदिरा गांधी के साथ टाई अप किया, बहुत पैसा दिया कि भारत में इंटर करने दें, और फिर एंट्री हो गई। और पाम ऑयल के कारण पूरे देश में बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो गया। पाम ऑयल क्या है? फॉरेन में लिखा हुआ है कि पिग्स को भी, जानवर को भी, सूअर को भी पाम ऑयल नहीं दिया जाता है, क्योंकि पाम ऑयल से बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन हमारे देश में, मतलब साइंटिफिकली या गवर्नमेंट ने 36 to 40% उसे मिलावट के लिए बोला है कि आप किसी भी तेल में पाम ऑयल इतना मिला सकते हैं। 70 रुपये 60 रुपये अवेलेबल है, उसे मिला देते हैं, एसेंस डाल देते हैं, केमिकल्स डाल के थिकनेस बढ़ा देते हैं, और जो तेल जैसा तेल चाहें वो बेच दिया जाता है। लेकिन इस तेल में 2 तरह के गंदगी को मिलाया जाता है। पहला है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो मिनरल ऑयल्स बचते हैं, जो कचरा बचता है, केरोसिन, डीजल और पेट्रोल के बाद जो गंदगी बचती है, उसे तेल वाले कंपनी खरीद लेते हैं और उसे तेल में मिलाते हैं। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन दूसरा गंदगी है जिसे हम LARD, लार्ड कहते हैं। ये लार्ड क्या है? देश में जो मटन इंडस्ट्री है, जो मीट कटता है, उस मीट इंडस्ट्री का जो कचरा बचता है, उस कचरा को बड़े बड़े फैक्ट्री में ले जाते हैं और उसे बॉईल करते हैं, और बॉईल करके फैट का गोला, कुछ चर्बी का गोला बचता है, उस गोला को वो तेल में ले जाके थिकनेस के लिए मिलाते हैं। इसे हम कहते हैं लार्ड, LARD। मतलब जो भी ऑयल की कंपनी है, तेल की कंपनी, इस काम को धड़ल्ले से कर रही है, चूँकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप इतना इतना ये सब चीज़ मिला सकते हैं। तो अब आप समझ लें कि आप अगर पैक्ड तेल ले रहे हैं तो कौन सा तेल खा रहे हैं। वो चाहे पतंजलि ब्रांड हो, वो आपका कोई और ब्रांड हो, सभी में ये काम हो रहा है। इसीलिए अपने सामने, आप में से कोई तैयार हो जाए और अपने सामने तेल बनवाना स्टार्ट करें, चूँकि तेल हमारा बहुत अशुद्ध है, बहुत गंदगी है। इसीलिए जितना संभव हो इसे अपने सामने बनवाएं और इसको यूज़ करें, नहीं तो उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। रिफाइंड ऑयल जब से मार्केट में आया,
100 चूहों पे रिसर्च किया गया, 100 चूहों पे रिसर्च हुआ, उसे रिफाइंड ऑयल दिया गया। अब सारे स्वस्थ चूहे थे। लगभग 3 मंथ के अंदर उसमें से 99 चूहे कैंसर के कारण मर गए। एक चूहा थोड़ा स्वस्थ था, उसे 1 मंथ और लगा और उसके बाद उसकी भी वो भी डेथ हो गया। तो रिफाइंड ऑयल खाने से हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म होते हैं और धीरे धीरे डिजीज़ बनने लगता है। तो जितना संभव है रिफाइंड ऑयल को हर हालत में छोड़ दीजिए। गलती से भी ना लें। किसी ने बोल दिया कि रिफाइंड अच्छा है, वो तेल नहीं है, वो जहर है जो आपको पिलाया जा रहा है। और हर रिफाइंड तेल का बेस केरोसिन होता है, केरोसिन से बनता है, तो इसे छोड़ने में भलाई है। ठीक है, तेल में कुछ जानना है, समझना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा 1 मिनट, हाँ इधर आइए, हाँ इधर आइए थोड़ा। तेल में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, हाँ इधर से उधर से आप बना रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं क्या 1-2 इधर क्राउड का? ठीक है ठीक है, बैठ जाइए तब। हाँ, कच्ची घानी क्या है? कच्ची घानी पहले लोग बैल के द्वारा तेल निकालते थे। बैल घूमता था और उससे उस गड्ढे में रखते थे और उससे तेल बनता था। वो बेस्ट तेल होता है, उसमें तेल हीट नहीं होता है। फैक्ट्री में जो तेल बनता है उसमें तेल हीट हो जाता है और तेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है सारा बकवास है, कुछ नहीं है, कोई कच्ची घानी नहीं है। वो एसेंस इतना डालते हैं कि लगता है कच्ची घानी है, बट वो ठीक नहीं है। अब जैसे आप सरसों तेल आपने ख़रीदा, अब वो शुद्ध है या नहीं है कैसे पता करेंगे? सरसों तेल को किसी कटोरी में डाल के 10 दिन छोड़ दें। 10 दिन के बाद भी अगर सरसों का स्मेल है तब वो तेल सही है। अगर स्मेल पहले दूसरे दिन ख़त्म हो जाए मतलब वो आर्टिफिशियल तेल है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये टेस्ट करने का बहुत इजी तरीका है। क्या मतलब किसी भी तेल को किसी कटोरी में निकाल के 5 दिन 10 दिन छोड़ दें। अगर तेल में स्मेल बच गया, वही थिकनेस है, वैसा ही है, तो तेल ओरिजिनल है। अगर स्मेल ख़त्म हो जाए, अब सरसों का तेल है और सरसों नहीं महके, झांस ख़त्म हो जाए तो मतलब वो गलत तेल है, उसे ना लें तो बेटर है। ठीक है, यही तेल का पहचान है। बालों के लिए कोकोनट ऑयल अगर आपको लगता है कि शुद्ध है, बना सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी तेल बनाने का अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोसेस बता सकता हूँ, नहीं तो आप चाहें तो वहाँ से मंगा सकते हैं। आप चाहें तो मैं वैसे तेल बनाता हूँ, लेकिन ये आपका चॉइस है। मैं आपको भी बताकर जाऊँगा कि तेल कैसे शुद्ध बनाना है बाल के लिए, तो उसको आप बना सकते हैं। बाल का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, बाल में चमक आ जाएगी और बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे। लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत है। जो पत्तियाँ मैं बताऊंगा आपको मिले या ना मिले, लेकिन वो चॉइस आपके पास है। अब छोड़ देते हैं, अब थक गए, अब थक गए बहन, अब छोड़ थक गए, अब छोड़ देते हैं, अब एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, राइट। इसमें अभी 2 टॉपिक, शायद एक ही टॉपिक और बचा हुआ है। अच्छा, एक केवल प्लास्टिक बचा है, उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, आज प्लास्टिक को हम बहुत यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के कारण, प्लास्टिक में अगर कोई पानी का सामान है, पानी है, तेल है, दूध है, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आते हैं और इंटेस्टाइन के आउटर लेयर पर चिपक जाते हैं। तो जो खाना हम खाते हैं उसमें जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो मुझे मिल नहीं पाता है। इसीलिए प्लास्टिक को ज़रूर छोड़ें। प्लास्टिक के कारण, प्लास्टिक कार्सिनोजेनिक है, प्लास्टिक से कैंसर होता है। प्रकृति भी प्लास्टिक को डिज़ोल्व नहीं कर पाती है, इसी तरह पड़ा रहता है। तो प्लास्टिक को हर हालत में धीरे धीरे कम करें। खास करके प्लास्टिक में जो लिक्विड चीज़ है, तेल है, घी है, दूध है, पानी है, इससे बचें, इसको मिनिमाइज़ करें। अगर मजबूरी है कि नहीं अब दूध तो मुझे प्लास्टिक के पाउच में ही मिलता है या घी उसी पाउच में मिलेगा,
तो लाने के बाद भी किसी स्टील के कंटेनर में या कांच के जार में रख दें, वो फिर भी ठीक है। लेकिन प्लास्टिक को मिनिमाइज़ करें, चूँकि प्लास्टिक हमारे बॉडी में जाके कहीं डिकम्पोज होता है नैनो पार्टिकल्स और हमें डिस्टर्ब करता है। बाल का झड़ना, बाल का रूखा हो जाना, आज से लगभग 50-60 साल पहले कोई भी बहन या माता का बाल नहीं उड़ता था, वो गंजी नहीं हो पाती थी। लेकिन आज बहुतों का बाल उड़ रहा है, खास करके माता और बहनों का। कारण क्या है? ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक के कारण जो हमारे बॉडी में मिनरल्स मिलना चाहिए किसी अनाज से, वो नहीं मिल पाता है और हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे हम गंजे हो जाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक को जितना हो सके, जहाँ हो सके उसको बंद करें। हम कोई फूड ग्रेड कुछ नहीं होता है, वो पैसा कमाने का तरीका है कि उसको फूड ग्रेड बना दिया गया है। लेकिन कोई भी लिक्विड सामान प्लास्टिक में यूज़ न करें। माइक्रोवेव में इवन आज हम प्लास्टिक का कटोरी डालते हैं, उसको चेंज कर लें। वैसे माइक्रोवेव बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन आज के फास्ट लाइफ में बहुत जगह इसे यूज़ किया जाता है। अब छोड़ना अगर संभव नहीं है तो उसमें स्टील का कटोरी रख के चीज़ों को गर्म करें। किसी भी खाना को जब माइक्रोवेव में गर्म करेंगे तो उसमें केवल डाइऑक्सिन बढ़ेगा, केवल जहर बढ़ेगा। इससे अच्छा आप उसे गैस पे गर्म कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ जहर बढ़ता है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। बाकी नहीं, जो आज हम गैस पे फुलाते हैं वो सही नहीं है। पहले कोयला वाला चूल्हा जलता था, उस पे वो ठीक है, चूँकि वो कोयला नेचुरल है। लेकिन वो जो फ्लेम जल रहा है वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को केयर करेंगे तो इससे धीरे धीरे हम स्वस्थ होंगे, हम चार्ज होंगे। ठीक है, ओम शांति। और इसके बाद कल हमारा जो सेशन है उसमें हम अपने बॉडी के माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे। बॉडी में क्या, कैसे अपने बैक्टीरिया को ग्रो करना है, गट सेल को कैसे पावरफुल करना है। 2-3 आरओ के पानी के साथ नॉर्मल वाटर आधा आधा मिक्स कर लें और फिर उसे मटका में रखें, कॉपर का प्लेट डालें, फिर उसे कंज्यूम करें। आधा आरओ का पानी, आधा डायरेक्ट वाटर, जो सप्लाई वाटर, हाँ सप्लाई वाटर है, इसको मिक्स करके कॉपर के प्लेट में डाल के ये काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओम शांति। 1 मिनट और अगर मेडिटेशन में बैठते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दीदी गाइड करेंगी।